करंट या सर्किट अल्टरनेटिंग होगा, एसी होगा कि डीसी होगा, ये किस से पता चलता है, कौन है गाइडिंग फैक्टर। तो जरा एसी सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं जरा उनकी सोचो। एक बार इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं एक डायरेक्शन में, फिर थोड़ी देर बाद भाग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। जो रिएक्टेंस है वो एक तरह से रेजिस्टेंस जैसा ही है, क्योंकि करंट को अपोज तो ये भी करते हैं, बस हीट पैदा नहीं करते हैं। बस इतनी सी इनकी गलती है कि हीट पैदा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इन विचारों को हमने एक नया नाम दे दिया कि चल चल तेरा नाम रिएक्टेंस है। IRMS और ERMS में एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है वैल्यूज में। ये तो अभी फेजर डायग्राम बना हुआ है, पर इनकी जो वैल्यूज हैं उनमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है, जो दिमाग में आप ऐसा रख सकते हैं कि दिस इज क्वाइट सिमिलर टू V इक्वल टू IR। हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत 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 धांसू तरीके से आगे की ओर बढ़ रही होगी। डे बाय डे दिन कम होते जा रहे हैं, हम माइंड मैप सीरीज में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, और आपके जो चैट में कमेंट आते हैं इन वीडियोस पे जो कमेंट आते हैं उनसे पता भी चल रहा है कि सब लोग इसका खूब भर भर के फायदा उठा रहे हैं। तो माइंड मैप सीरीज का अगला एपिसोड आपके सामने पेश है। मैं मनीष शर्मा आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं इस अगले एपिसोड में। सबसे पहले तो फिर से एक बार धन्यवाद सभी लोगों को, बहुत 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 धन्यवाद इस सीरीज को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट पर, एसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिससे एटलीस्ट एक क्वेश्चन रहने की प्रोबेबिलिटी पेपर में, मेंस के पेपर में रहती है। तो एक क्वेश्चन एसी से आपको दिख सकता है। एसी एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली बच्चों को टफ लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस होती हैं और थोड़ा कम समझ में आता है, इस वजह से भी टफ लगता है। तो फॉर्मुलेस तो हैं कई सारे, पर ये नहीं समझ में आता कब क्या फॉर्मूला लगेगा, कब क्या लगाना है ना। इसलिए कभी तो आंसर आता है, कभी आंसर नहीं आता है। दैट मीन्स वो जो फंडामेंटल क्लैरिटी है, वो फंडामेंटल क्लैरिटी कहीं ना कहीं एसी में लैक करती है। तो मैं बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही फटाफट आपको पूरी एसी की कहानी सुनाने वाला हूं, और फिर हम PYQs भी करने वाले हैं। ये शॉर्ट रहेगा वीडियो, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एसी छोटा ही चैप्टर है। तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दे पाऊँ। तो एकदम अपने आप को संभाल कर और एकदम कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, और जैसे जैसे जो मैं बताते जा रहा हूँ उसको नोट करते जाइए, दिमाग में बिठाते जाइए, समझते जाइए, सो दैट जैसे ही मैं इसका इनिशियल रिकैप या एक तरह से इसका माइंड मैप कंप्लीट कर दूं, धड़ल्ले से आप क्वेश्चन बना सके। इस टॉपिक को अच्छा करने के लिए ऑब्वियसली क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खूब सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे, मैं क्लास में भी कराऊंगा, कुछ होमवर्क भी दूंगा, वो आपको ज़रूर से करने होंगे। तो ठीक है, शुरू कर दें, जल्दी से शुरू कर दें इसी को। चलिए जी, तो लेट अस बिगिन द स्टोरी। अल्टरनेटिंग करंट की क्या कहानी है ना भाई, क्या सिचुएशन है अल्टरनेटिंग करंट की। तो ओके भाई, तो अल्टरनेटिंग करंट नाम से हमें समझ में आ रहा है कि अल्टरनेट हो रहा है। मतलब क्या चीज अल्टरनेट हो रही है? करंट का डायरेक्शन अल्टरनेट हो रहा है ना। दैट मीन्स दो तरह के करंट हो सकते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट जो डीसी सर्किट्स में बहता है, और एक जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट जो एसी सर्किट्स में बहता है ना। तो डीसी सर्किट और एसी सर्किट को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबॉलिक जो तरीका है वो कुछ ऐसा है। ऐसा अगर मैं कोई सोर्स दिखा देता हूं, ऐसा एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा, तो ये डीसी सोर्स है। और अगर मैं ऐसा कोई सोर्स दिखा देता हूं, इस तरह से बना देता हूं, और ऐसा कोई सोर्स दिखा देता हूं, तो ये एक एसी सोर्स है, एक अल्टरनेटिंग सोर्स है, पोटेंशियल का एक अल्टरनेटिंग सोर्स है। और ये मैं अगर सर्किट कंप्लीट कर देता हूं तो ये एक तरह का अल्टरनेटिंग सर्किट हो गया है ना भाई। तो पॉइंट जो है, समझने का जो पॉइंट है वो ये है कि करंट या सर्किट अल्टरनेटिंग होगा, एसी होगा कि डीसी होगा, ये किस से पता चलता है, कौन है गाइडिंग फैक्टर। गाइडिंग फैक्टर कौन है? गाइडिंग फैक्टर है सोर्स। गाइडिंग फैक्टर है सोर्स, है ना। सोर्स अगर कांस्टेंट पोलैरिटी का है, दैट मींस ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, अगर मैं इसको ए बोलूं और इसको बी बोलूं, और अगर इसका ईएमएफ ई है, तो VA माइनस VB की वैल्यू हमेशा ही ई है। VA माइनस VB की वैल्यू हमेशा ही ई है। यहाँ आ जाए, अगर इसको ए बोले और इसको बी बोले, है ना, तो VA माइनस VB की जो वैल्यू है, VA माइनस VB की जो वैल्यू है, वो कुछ एक सिनुसॉइडल फंक्शन ई नॉट साइन ओमेगा टी से गवर्नड है। ई नॉट साइन ओमेगा टी से गवर्नड है, देख रहे हो, ऐसा है ना। हेंस ये जो ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ये समय के साथ, टाइम के साथ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। जब ई नॉट साइन ओमेगा टी, दैट मीन्स ये साइन ओमेगा टी वाला टर्म पॉजिटिव होगा, तब ए हायर पोटेंशियल, बी लोअर पोटेंशियल होगा, और करंट सर्किट में ए से बी जा रहा होगा। पर जब ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स बी हायर पोटेंशियल पर और ए लोअर पोटेंशियल पर होगा, तो सर्किट में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। हेंस टाइम के साथ, क्योंकि हम जानते हैं पीरियोडिक फंक्शन है, साइन का फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो क्या समय के साथ सर्किट में करंट का एक्चुअल जो डायरेक्शन है वो लगातार फ्लक्चुएट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे। और करंट तो होता है फ्लो ऑफ चार्जेस, और हम जानते हैं कि करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। तो जरा एसी सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं जरा उनकी सोचो। एक बार इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं
एक डायरेक्शन में, फिर थोड़ी देर बाद भाग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स पहले भाग रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर थोड़ी देर बाद एंटी क्लॉकवाइज, फिर थोड़ी देर बाद क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली सर्किट एसी सर्किट कहलाएगा। ऐसा अगर हो रहा है तो सर्किट एसी सर्किट कहलाएगा, है ना। ऐसा है। वेयरएज डीसी सर्किट में क्या हो रहा है, चूंकि पोलैरिटी कांस्टेंट है तो क्या कांस्टेंट डायरेक्शन में करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट डायरेक्शन में करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये करंट क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो कर रहा है और एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहे होंगे, तो किसी भी टाइम पर आप सर्किट को देखें, किसी भी समय पर सर्किट को देखें, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एसी सर्किट्स एंड डीसी सर्किट्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एसी सर्किट और डीसी सर्किट में फंडामेंटल क्या डिफरेंस है, फ्लक्चुएशंस का डिफरेंस है ना। एसी सर्किट में करंट समय के साथ अपना डायरेक्शन बदलेगा। और क्यों होगा ऐसा, ऐसा क्यों होगा, एसी सर्किट में करंट अपना डायरेक्शन क्यों बदल रहा है, ऐसा कोई फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे, उसका कारण क्या है, उसका कारण है अल्टरनेटिंग सोर्स। हेंस अगर मैं एक अल्टरनेटिंग सोर्स सर्किट में लगा देता हूं तो बाय डिफॉल्ट ये एसी सर्किट कहलाएगा, है ना। बाय डिफॉल्ट ये एसी सर्किट कहलाएगा और इसमें एसी करंट बहेगा। और अगर मैं एक डायरेक्ट सोर्स, एक सिंपल बैटरी लगा देता हूं तो ऐसी कहानी बनेगी। ये हो गई पहली प्राइमरी चीज, यहां तक हमें समझ में आ गया। अच्छा जी, अब अगर मैं ऐसे एसी सर्किट में एवरेज करंट क्या बह रहा है निकालने की कोशिश करूं, व्हाट इज द एवरेज करंट, आई एवरेज, तो चूंकि हम जान रहे हैं कि सिनुसॉइडल फंक्शंस हैं जिनकी एवरेज वैल्यू तो जीरो आती है, तो क्या एसी सर्किट में एवरेज करंट की वैल्यू हमेशा ही जीरो आ जाएगी। एसी सर्किट में एवरेज करंट की वैल्यू हमेशा ही क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। समझ रहे हो। हम ऐसा भी कह सकते हैं अगर किसी सर्किट में एवरेज करंट जीरो हो तो वो एसी सर्किट कहलाएगा, ठीक। वेयर एज डीसी सर्किट में एवरेज करंट की वैल्यू यही आ जाएगी, आई। इस डीसी सर्किट में अगर मैं आई एवरेज निकालूंगा तो क्या आई एवरेज की वैल्यू आई ही आ जाएगी जो इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक बात है, ठीक। हेंस एसी सर्किट्स के लिए हम एक नई क्वांटिटी निकालते हैं जिसको बोलते हैं आरएमएस करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट। तो स्क्वायर करो, फिर मीन करो, फिर रूट लो, आईआरएमएस निकालते हैं, है ना भाई। तो सर्किट में एक्चुअली सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, एसी सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी सिनुसॉइडल नेचर का है। एसी सर्किट में ये जो करंट फ्लो कर रहा है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा लिख सकता हूं मैं। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा लिख सकता हूं। तो एसी सर्किट में जो करंट चलता है वो सिनुसॉइडल नेचर का होता है और करंट और सोर्स पोटेंशियल के बीच एक फेज डिफरेंस होता है फाई। ये दूसरी मजेदार चीज है, धीरे धीरे सारी बातें आपको समझ में आएंगी। करंट और सोर्स पोटेंशियल के बीच एक फेज डिफरेंस होता है फाई एसी सर्किट में ना। और वो जो पोटेंशियल, वो जो फेज डिफरेंस है वो इस बात पर निर्भर करता है कि ये जो सर्किट एलिमेंट लगे हुए हैं ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है कि कैपेसिटर है कि इंडक्टर है। एक एक करके मैं तीनों में आपको ले चलूंगा। उससे पहले आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये कि एसी सर्किट के लिए हम एक क्वांटिटी निकालते हैं जिसको बोलते हैं आईआरएमएस, रूट मीन स्क्वायर करंट, आईआरएमएस, जिसकी वैल्यू आई नॉट बाय रूट टू आती है, जिसकी वैल्यू आई नॉट बाय रूट टू आती है। आई नॉट क्या है, करंट की पीक वैल्यू। तो यहां दो दो शब्द, इनफैक्ट तीन तीन शब्द चलेंगे, एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एक पीक वैल्यू और एक आरएमएस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का क्या मतलब है, वो वैल्यूज जो समय के साथ बदल रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ई नॉट साइन ओमेगा टी इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू of the source potential. I naught sin omega t plus phi is the instantaneous value of current in AC circuit at any time t. Obviously instantaneous values में टाइम आएगा, ठीक। दूसरी है पीक वैल्यू, तो सोर्स पोटेंशियल की पीक वैल्यू क्या है, ई नॉट, दैट मीन्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, जिसको हम एसएचएम का एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। करंट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, आई नॉट। और तीसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो है आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यूज। हेंस करंट की जो आरएमएस वैल्यू है वो है आई नॉट बाय रूट टू। और ऐसे ही जो सोर्स पोटेंशियल है ना, ये जो सोर्स पोटेंशियल है इसकी भी अगर हम आरएमएस वैल्यू निकालें जिसको ईआरएमएस बोलते हैं, ईआरएमएस, तो वो ईआरएमएस की वैल्यू भी ई नॉट बाय रूट टू आ जाएगी, वो भी ई नॉट बाय रूट टू आ जाएगी। तो चूंकि एसी सर्किट्स में एवरेज करंट और एवरेज पोटेंशियल जीरो है, हेंस यहां आरएमएस करंट और आरएमएस पोटेंशियल से हम काम चलाते हैं। और इसी वजह से बड़ा सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ऐसा हम डीसी सर्किट्स में नहीं कर रहे हैं। डीसी सर्किट्स में करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डीसी सर्किट में तो एनीवे कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट पोटेंशियल है। अगर तुम आरएमएस वैल्यू निकालने की कोशिश भी करोगे, अगर डीसी सर्किट के लिए अगर तुम आईआरएमएस निकालने की कोशिश भी करोगे तो वो वापस आई ही आ जाएगा। ईआरएमएस निकालने की कोशिश करोगे डीसी सर्किट में तो वापस ई ही आ जाएगा।
है ना। अच्छा जी, तो सर ये आरएमएस निकाला कैसे जाता है? ये आरएमएस कई सारी जगह पर आता है, केटीजी में भी आरएमएस हमें देखने मिलता है ना, वीआरएमएस की वैल्यूज हम देखते हैं। तो आरएमएस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भैया? स्क्वायर करो, मीन करो और रूट ले लो, है ना, स्क्वायर मीन रूट। तो आरएमएस आरएमएस जो वैल्यूज होती हैं, आता है वैसे तो सबको निकालना, आरएमएस वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं, आरएमएस वैल्यू कैसे निकाली जाती हैं। तो जितनी भी क्वांटिटीज आपको दी हुई हैं, अगर आपको उसका आरएमएस वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले तो आप सबका स्क्वायर करिए, फिर सबका मीन लीजिए और फिर रूट ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूँ 1, -1, 0, 2 सपोज, और आपसे कहता हूं कि इन नंबर्स की आरएमएस वैल्यू बता दो भाई, इन नंबर्स की आरएमएस वैल्यू बता दो। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? सबसे पहले सबका स्क्वायर करके मीन करना है, सबका स्क्वायर करके मीन मतलब एवरेज लेना है। तो सबका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये तो मैंने सबका स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय टोटल 1 2 3 4 4, क्या मैंने स्क्वायर करके मीन ले लिया, स्क्वायर करके मीन ले लिया। अब क्या और रहता है? रूट और रहता है, इस पर रूट लगा दो, इस पर रूट लगा दो। तो क्या ये आरएमएस वैल्यू आ गई? ये आरएमएस वैल्यू आ गई, सिंपल। तो कभी कभी आरएमएस वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन भी, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बड़े सिंपल होते हैं, 4 नंबर दे देगा, 5 नंबर दे देगा, 6 नंबर दे देगा, आरएमएस वैल्यू पूछ लेगा। बहुत ही आसान है, स्क्वायर करो, मीन करो, रूट ले लो। मीन करना आता है हमें, जितने लोग हैं उतने नंबर ऑफ लोगों से डिवाइड करना होगा, है ना। स्क्वायर किया, सबको जोड़ लिया और जो टोटल नंबर 1 2 3 4 थे, 4 से डिवाइड कर लिया। समझ गया आप मेरी बात? करेक्ट है, ऐसे आरएमएस वैल्यूज को निकाला जाता है। ठीक, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी मैंने जो आपसे कहा वो आपको अच्छे से समझ में आया। मैंने आपको डीसी सर्किट और एसी सर्किट का अंतर बताया, मैंने आपको एसी सोर्सेस कैसे होते हैं वो बताया, और आपको ये समझाया कि एसी सर्किट में, एसी सर्किट का नाम एसी सर्किट क्यों है, अल्टरनेटिंग करंट में क्या चीज अल्टरनेट कर रही है, तो भैया करंट अल्टरनेट कर रहा है और जो सोर्स पोटेंशियल है वो भी अल्टरनेट कर रहा है। और किसी भी एसी सर्किट में अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी का सोर्स पोटेंशियल है तो सर्किट में जो इंस्टेंटेनियस करंट बह रहा होगा उसकी वैल्यू होगी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल। पूरा खेल इस फाई का है, पूरा का पूरा जो खेल है एसी का वो केवल इस फाई का है, फेज डिफरेंस का। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। और ये कुछ एसएचएम से भी लिंक्ड है, तो जिन लोगों का एसएचएम अच्छा है उनको एसी अच्छे से समझ में आएगा। अनफॉर्चुनेटली काफी बच्चों का एसएचएम उतना अच्छा नहीं होता है, जिस वजह से भी उनको एसी में कष्ट होता है। पर बिल्कुल घबराइए नहीं, एक एक चीज बहुत बारीकी से और बहुत क्लैरिटी से मैं आपके सामने रख दूंगा। इतना कर दूंगा कि आपसे धुआंधार क्वेश्चन बनने लगेंगे, बात खत्म हो जाएगी, है ना। बहुत ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हमसे बनने चाहिए। तो क्वेश्चन बनने के लिए थोड़ी सी चीजों में क्लैरिटी चाहिए, वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ठीक, अच्छा जी तो एक चीज हो गई, यहां पर फाई तक हम आ गए हैं। ठीक, अच्छा जी, अब मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि ये बहुत क्लैरिटी से शायद आपने पहले ना देखा होगा ना सुना होगा। तो हमारे जो सर्किट्स हैं, खासकर एसी जो सर्किट्स हैं, उसमें 3 तरह के लोग हैं। एक रजिस्टर, रजिस्टर, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा इंडक्टर। वैसे भी हमारे सिलेबस में ये 3 ही बेचारे एलिमेंट्स हैं, सर्किट एलिमेंट्स हम इनको कहते हैं। रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस होती है, रजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है, लेट अस से आर। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है, लेट अस से सी। और इंडक्टर की इंडक्टेंस होती है, लेट अस से एल, है ना। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, इंडक्टर की इंडक्टेंस, रजिस्टर की रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अब अगर मैं इनको सर्किट में जोड़ता हूं, तो रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है और हीट भी पैदा करता है। रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है और हीट भी पैदा करता है। बाकी ये दोनों लोग कैपेसिटर और इंडक्टर भी कुछ कुछ करते हैं पर हीट पैदा नहीं करते हैं। कुछ कुछ तो करते हैं पर ये हीट पैदा नहीं करते हैं। ठीक, हेंस हीट अगर कोई पैदा कर रहा है ना, हीट अगर कोई पैदा कर रहा है तो उसको तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंसेस। और अगर कोई हीट पैदा नहीं कर रहा है तो उसको हम एक नया नाम देने वाले हैं एसी सर्किट्स के लिए, उसको बोलेंगे रिएक्टेंस। फिर से सुनो, तो रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस की बात होने वाली है। रेजिस्टेंसेस एंड रिएक्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस एंड रिएक्टेंसेस इन एसी सर्किट, रेजिस्टेंसेस एंड रिएक्टेंसेस इन एसी सर्किट।
इन एसी सर्किट। बहुत क्लैरिटी से इसको समझो तो ही आगे की कहानी आपको समझ में आएगी। रेजिस्टेंसेस एंड रिएक्टेंसेस इन एसी सर्किट। ठीक, तो मैंने आपसे कहा कि मेरा जो यार्डस्टिक है, जो जो पैरामीटर है, वो है हीट प्रोडक्शन। तो रेजिस्टेंस हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको तो रेजिस्टेंस की तरह ही देख रहे हैं, रेजिस्टेंस को तो रेजिस्टेंस की तरह ही देख रहे हैं, पर कैपेसिटर और इंडक्टर को की प्रॉपर्टीज को हम रिएक्टेंस की तरह देख रहे हैं। हेंस इन दोनों के पास हम ऐसा कहेंगे कि रिएक्टेंस है, और इसके पास हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का सिंबल है आर, रिएक्टेंस का सिंबल है एक्स। रिएक्टेंस का सिंबल है एक्स, ठीक है। रेजिस्टेंस का सिंबल तो वही है आर, और रिएक्टेंस का सिंबल है एक्स। यहां तक मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए। चूंकि दो तरह के लोग हैं जिनके पास रिएक्टेंस है, हेंस कैपेसिटर के पास जो रिएक्टेंस है उसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर के पास जो रिएक्टेंस है, कैपेसिटर के पास जो रिएक्टेंस है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, जिसकी वैल्यू होती है 1/c ओमेगा। 1/c ओमेगा, ये ओमेगा का है अभी बताऊंगा। और इंडक्टर के पास जो रिएक्टेंस है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये शब्द सुने हैं पहले, पर बहुत अच्छे से दिमाग में इनको उतारिए। इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका सिंबल है एक्सएल। जिसका सिंबल क्या है? जिसका सिंबल है एक्सएल, और एक्सएल की वैल्यू होती है एल ओमेगा। एल ओमेगा। ये ओमेगा क्या है भाई साहब? ये ओमेगा ओमेगा क्या है? तो सर्किट में जो सोर्स ईएमएफ था या जो सोर्स पोटेंशियल था, ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब, जिसको हमने ऐसा लिखा, इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है। क्या है ओमेगा? जो सोर्स लगा हुआ है, पोटेंशियल सोर्स। सोर्स हमेशा पोटेंशियल सोर्स है, तो जो पोटेंशियल सोर्स सर्किट में लगा हुआ है, जो सिनुसॉइडल नेचर का है, उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है। तो सर्किट में जो सोर्स पोटेंशियल है उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है। हेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों की ही वैल्यू सोर्स पर निर्भर करती है, सोर्स के ओमेगा पर निर्भर करती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों में ही ओमेगा आ रहा है। एक्सजी 1/c ओमेगा है, एक्सएल एल ओमेगा है। हेंस दोनों ही सोर्स पर निर्भर करते हैं, जबकि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसका सोर्स से कोई लेना देना नहीं है। रेजिस्टेंस की 10 ओम तो 10 ओम, ठीक। अच्छा जी, अब इन दोनों के ही, या कह लीजिए इन तीनों के ही जो एसआई यूनिट्स हैं वो ओम ही हैं, क्योंकि है तो ये एक तरह से रेजिस्टेंस ही, बस फर्क केवल इतना है कि हीट नहीं पैदा कर रहे हैं। कौन? जो रिएक्टेंस है वो एक तरह से रेजिस्टेंस जैसा ही है, क्योंकि करंट को अपोज तो ये भी करते हैं, बस हीट पैदा नहीं करते हैं। बस इतनी सी इनकी गलती है कि हीट पैदा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इन विचारों को हमने एक नया नाम दे दिया कि चल चल तेरा नाम रिएक्टेंस है ना। पर उस एसआई यूनिट इनका ओम ही है। हेंस रेजिस्टेंस का भी एसआई यूनिट ओम है, रेजिस्टेंस को भी हम ओम में मेजर करेंगे, और इन लोगों को भी हम ओम में ही मेजर करेंगे, इनको भी हम ओम में ही मेजर करेंगे। यहां तक समझ में आ जाती बात? ठीक है भाई। तो अगर हम किसी एसी सर्किट की बात करें जिसमें रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटर भी है ना, इसको हम बोलेंगे आरसी सर्किट। रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है, इसको हम बोलेंगे एलआर सर्किट। और रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, इसको हम बोलेंगे एलसीआर सर्किट, है ना। तो अगर हम किसी ऐसे एसी सर्किट या इन जनरल किसी भी एसी सर्किट की बात करें, तो किसी इन जनरल एसी सर्किट में रेजिस्टेंसेस भी हैं और रिएक्टेंसेस भी हैं, है ना, करेक्ट है। हेंस इन दोनों का जो कंबाइंड रिजल्ट है, जो कह लीजिए नेट अपोजिशन है, फिजिकली अगर आप फील करना चाहें, नेट अपोजिशन है, जो कंबाइंड रिजल्ट है, रेजिस्टेंसेस और रिएक्टेंस का जो नेट कंबाइंड इफेक्ट है, उसको हम एक नए नाम से पुकारेंगे, उसको बोलेंगे उसको हम एक नए नाम से बुलाएंगे, उसको बोलेंगे इंपीडेंस। तो रेजिस्टेंसेस और रिएक्टेंसेस एसी सर्किट में मिलकर 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 एक नई चीज बनाते हैं जिसका नाम है इंपीडेंस। जिसका नाम है इंपीडेंस, इम्पीडेंस, जिसका नाम है इंपीडेंस, जिसका सिंबल है जेड। जिसका नाम है इंपीडेंस, जिसका सिंबल है जेड। और इंपीडेंस जेड की जो वैल्यू होती है, इंपीडेंस जेड की जो वैल्यू होती है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। जेड की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है जी। क्यों, कहां, कैसे का ज्यादा सवाल नहीं है, दो उनको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, पर देन देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग इट, फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगा और आपसे कोई ज्यादा खास लेना देना भी नहीं है उन सब चीजों का। हेंस ग्रॉस और बेसिक फॉर्मूलेस की तरह आप इन चीजों को लें और समझें, बहुत आसान है। रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ही है, कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस है एक्सडी जो 1/c ओमेगा है, इंडक्टर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल जो एल ओमेगा है। ये तीन बातें मैंने बताई। फिर आपसे कहा कि ये सब ओम में मेजर होंगे। फिर आपसे कहा कि किसी एसी सर्किट का जो नेट
करंट अपोजिशन है ना भाई, किसी एसी सर्किट का जो नेट करंट अपोजिशन है उसको एक नए नाम से जाना जाएगा इंपीडेंस। हेंस इंपीडेंस ऑफ एन एसी सर्किट ऐसा कहा जाएगा, इंपीडेंस ऑफ एन एसी सर्किट ऐसा कहा जाएगा। और वो जो इंपीडेंस है भाई साहब वो है z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो है z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, समझ में आती है बात? अच्छा जी। इसको, ये जो मैंने यहां लिखा हुआ है, इसको हम एक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दैट और अच्छे से हमें समझ में आ जाए। हम एक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा देखिएगा। एक जिसको इंपीडेंस डायग्राम कहते हैं, क्या कहते हैं? इंपीडेंस डायग्राम कहते हैं। तो हम एक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन सब बातों को, जिसको इंपीडेंस डायग्राम कहते हैं। इंपीडेंस डायग्राम, जिसको इंपीडेंस डायग्राम कहते हैं। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से देखना। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के डायग्राम्स बनाते हैं हम आर्गन्ड प्लेन पर, है ना, रियल नंबर्स को हम एक्स एक्सेस पे डाल देते हैं, इमेजिनरी नंबर को हम वाई एक्सेस पे डाल देते हैं, ऐसे ही करते हैं। ठीक उसी तरीके से कुछ कुछ वैसा ही हम यहाँ सोच रहे हैं। तो मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस आर को तो मैंने एक्स एक्सेस पर प्लॉट कर रहा हूँ, और जो रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस, उसको मैं वाई एक्सेस पर प्लॉट कर रहा हूँ। जो रिएक्टेंस है उसको मैं वाई एक्सेस पर प्लॉट कर रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? तो मैं एक ग्राफ बनाना चाहता हूँ, या मैं ग्राफ बना रहा हूँ जिसमें रेजिस्टेंसेस को तो मैं प्लॉट कर रहा हूँ इधर एक्स डायरेक्शन में, तो यहां तो प्लॉट कर दिया है आर को, और रिएक्टेंस को प्लॉट कर दिया है यहां एक्स, ऐसा। ठीक 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 है, अच्छा जी। और इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से जो इंपीडेंस पैदा हो रहा है, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से जो सर्किट का इंपीडेंस है, वो सर्किट का इंपीडेंस एक काइंड ऑफ वेक्टर की तरह इस तरीके से हम एक एरो जैसा दिखाएंगे, जिसको बोल रहे हैं Z, है ना। तो जो पीछे इंपीडेंस Z था वो इस डायग्राम में, ये जो मैंने अभी एरो बनाया है, ये Z है, ये है Z, ये है Z, है ना। आप चाहें तो ऐसा समझ सकते हैं कि ये Z दो लोगों से मिलकर बना है। इस Z का एक्स एक्सिस पर जो कंपोनेंट है, इस Z का एक्स एक्सिस पर जो कंपोनेंट है वो है सर्किट का रेजिस्टेंस वैल्यू। वो है क्या? वो है सर्किट का रेजिस्टेंस वैल्यू। तो अगर मेरे सर्किट में आर रेजिस्टेंस है या 10 ओम का रेजिस्टेंस है तो यहाँ 10 ओम आएगा, और सर्किट का जो रिएक्टेंस है, जो वो दूसरा कंपोनेंट है, वो वहां आएगा। तो सर्किट का जो भी आर वैल्यू और एक्स वैल्यू है सर्किट का, वो इसकी शेडोज की तरह या इसके कंपोनेंट की तरह आप इमेजिन कर सकते हैं। कह सकते हैं कि ये Z इन दोनों लोगों से मिलकर बना है। एक्स और आर में 90 डिग्री का फेज लैग है, हम चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं। अब आइए और समझिए सबसे जरूरी चीज, मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि सारा का सारा खेल फाई को समझने का है। सारा का सारा खेल किसको समझने का है? कि जो सर्किट में जो सोर्स पोटेंशियल है और सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, उनके बीच जो फेज डिफरेंस है, सारा खेल उस फेज डिफरेंस को समझने का है। वो जो फेज डिफरेंस है, वो फेज डिफरेंस इस डायग्राम से बहुत ही आराम से निकाला जा सकता है, क्योंकि वो फेज डिफरेंस इस इंपीडेंस डायग्राम में Z और R के बीच जो एंगल है उससे निकलता है। हेंस अगर मैं tan फाई की वैल्यू लिखना चाहूं, tan फाई, तो tan फाई की वैल्यू है x बाय r। अगर मैं tan फाई की वैल्यू लिखना चाहूं तो tan फाई की वैल्यू है x डिवाइडेड बाय r। ध्यान से देखो और समझो। tan phi, where what is phi? Phi is the phase difference between the current and the potential in the circuit। current and potential के बीच का फेज डिफरेंस है। hence tan phi is equal to x by r लिखा जा सकता है। जस्टिफाई हो रही है बात इस डायग्राम को देख के। और दूसरा जो पीछे भी लिखा था z का वैल्यू, वो भी इस डायग्राम को देख के आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसको भी आप जस्टिफाई कर पाएंगे और देख पाएंगे। ठीक, तो ये एक चीज मैंने बताई, दो बातें हैं, एक चीज मैंने बताई आपको। ठीक, तो अभी तक मैंने आपको ये समझाया कि एसी सर्किट क्या होता है ना। एसी सर्किट में सिनुसॉइडल सोर्सेस क्या हैं, कैसे सिनुसॉइडल करंट बह रहा है सर्किट में, और कैसे करंट और पोटेंशियल के बीच में फेज लैग है। फिर मैंने आपको समझाया कि कैसे सर्किट में जो सर्किट एलिमेंट्स हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर्स, कैसे वो जो सर्किट एलिमेंट्स हैं उनसे पैदा हो रहा है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, और रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के कॉम्बिनेशन से पैदा हो रहा है इंपीडेंस। और उसका एक विजुअल इमेज बनाया हमने, इस चित्र से उसका विजुअल इमेज बनाया, सो दैट ये जो दो रिजल्ट हैं ये हमारे दिमाग में बहुत खूबसूरत तरीके से बैठ जाएं। ये दोनों रिजल्ट हमारे दिमाग में बहुत ही खूबसूरत तरीके से बैठ जाएं। ठीक, अब मैं आपको एक दूसरी चीज की तरफ ले चल रहा हूं। एक शब्द होता है फेजर, जो कई बार तुमने सुना होगा। एसएचएम में भी फेजर की बात होती है जब सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम होता है, तो एक शब्द होता है फेजर।
ठीक। तो यहाँ एसी में जो आरएमएस करंट है सर्किट में और जो आरएमएस पोटेंशियल है, आरएमएस करंट और आरएमएस पोटेंशियल है ना, और हम जानते हैं करंट और पोटेंशियल के बीच फेज लैग है फाई का। तो अगर हम आरएमएस करंट और आरएमएस पोटेंशियल को फेजर की तरह सोचें, फेजर मतलब एक तरह का इमेजिनरी वेक्टर, एक तरह का इमेजिनरी वेक्टर है ना भाई, तो हम एक डायग्राम बना सकते हैं। जैसे ये एक इंपीडेंस डायग्राम मैंने बनाया, ऐसा ही एक दूसरा डायग्राम बना सकते हैं जिसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। एक दूसरा डायग्राम बना सकते हैं जिसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। ये दोनों डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आने चाहिए, इसीलिए मैं एक ही स्लाइड में बना रहा हूं फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम किस किस के बीच बनेगा भाई? फेजर डायग्राम बनेगा आईआरएमएस और ईआरएमएस के बीच। आईआरएमएस और ईआरएमएस को फेजर की तरह ले लिया जाए, काइंड ऑफ वेक्टर की तरह ले लिया जाए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एसएचएम में जब सेम डायरेक्शन के और सेम फ्रीक्वेंसी के एसएचएम का सुपरपोजिशन होता है तो हम उनके एम्पलीट्यूड्स को फेजर की तरह ले लेते हैं, है ना। एम्पलीट्यूड्स को फेजर की तरह लेके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से, ठीक वैसा ही अगर मैं यहां करूं और सर्किट में जो ईआरएमएस है और जो आईआरएमएस है उसको फेजर की तरह देखूं, तो देखो मान लेते हैं ये मैंने सर्किट में जो आरएमएस करंट है, आईआरएमएस है, उसको एक फेजर की तरह दिखाया। दिस इज आईआरएमएस, दिस इज आईआरएमएस, तो इसको मैंने आईआरएमएस बोला, दिस इज आईआरएमएस, है ना। और सर्किट का जो ईआरएमएस है उसको भी मैंने एक फेजर की तरह दिखाया। मान लेते हैं वो फेजर ऐसे है ना, वो फेजर ऐसे है, दिस इज ईआरएमएस, ये सर्किट का है ईआरएमएस। तो मैंने इस समय डायग्राम में दो लोग दिखा रखे हैं, आईआरएमएस और ईआरएमएस। इन दोनों के बीच जो एंगल है, वो एंगल है फाई। इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि ये वाला फाई और ये वाला फाई सेम चीज है ना। ये वाला फाई और ये वाला फाई एक ही चीज है, ये अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। हेंस करंट और पोटेंशियल के बीच जो फेज लैग है, उसको इंपीडेंस डायग्राम से बहुत ही खूबसूरत तरीके से निकाला जा सकता है। उसको इंपीडेंस डायग्राम से बहुत ही मस्त तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से निकाला जा सकता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? एक चीज हुई। दूसरी चीज, आईआरएमएस और ईआरएमएस में एक बहुत ही मजेदार रिलेशनशिप है। आईआरएमएस और ईआरएमएस में एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है वैल्यूज में। ये तो अभी फेजर डायग्राम बना हुआ है, पर इनकी जो वैल्यूज हैं उनमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है जो दिमाग में आप ऐसा रख सकते हैं कि दिस इज क्वाइट सिमिलर टू V इक्वल टू IR, विच दिस इज क्वाइट सिमिलर टू V इक्वल टू IR, है ना। तो वो जो रिलेशनशिप है ईआरएमएस इज इक्वल टू IRMS इंटू Z, V इज इक्वल टू IR जैसा है, दिमाग में रखने के लिए। ERMS और IRMS में, किसी भी एसी सर्किट के ERMS और IRMS में एक बहुत मजेदार रिलेशनशिप है जो कि है ERMS इज इक्वल टू IRMS इंटू Z। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ERMS होता है E0/√2 और IRMS होता है I0/√2। अगर मैं वो दोनों वैल्यू रख दूं और √2 नीचे से काट दूं तो क्या यही रिलेशनशिप पीक वैल्यूज में भी आ जाएगा, है ना। हेंस हम चाहें तो पीक वैल्यूज में भी ऐसा रिलेशनशिप लिख सकते हैं, E0 इज इक्वल टू I0 इंटू Z। पीक वैल्यूज में भी हम ये रिलेशनशिप को लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसा है। ठीक है। तो अब देखना खेल क्या हो। खेल ये होगा कि आपको एक एसी सर्किट दिया जाएगा, उस एसी सर्किट में सोर्स पोटेंशियल आपको बता देगा। जैसे उसने सोर्स पोटेंशियल बताया, आपको ईआरएमएस और ई0 उसने बताया, आपको ईआरएमएस पता चल गया। आपका ऑब्जेक्टिव है सर्किट में आरएमएस करंट निकालना। ज्यादातर क्वेश्चन आपसे आरएमएस करंट निकलवाएंगे और फेज एंगल पूछेंगे। हेंस आरएमएस करंट निकालने के लिए क्या केवल Z निकालने से काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। Z कैसे निकलेगा दादा? Z निकलेगा ऐसे कि Z है √R² + X²। तो क्या बेसिकली मुझे लगभग हर क्वेश्चन में ये समझना होगा कि मेरे एसी सर्किट में रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है और रिएक्टेंसेस की क्या वैल्यूज है ना, और फिर इंपीडेंस की क्या वैल्यू है। और इंपीडेंस की वैल्यू निकालकर, Z की वैल्यू निकालकर क्या मैं IRMS की वैल्यू निकाल सकता हूँ ERMS डिवाइडेड बाय Z, या पीक वैल्यू करंट की I0 निकाल सकता हूँ E0 डिवाइडेड बाय Z, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। दूसरी चीज जो वो पूछेगा वो आपसे पूछेगा फेज एंगल बता दो, तो बहुत ही आसान है। क्या फेज एंगल tan phi बराबर X/R का मैं इस्तेमाल करूंगा, है ना। दैट मीन्स प्रैक्टिकली आपको केवल और केवल X और R
की एनालिसिस करनी है एसी सर्किट्स में, रिएक्टेंसेस की और रेजिस्टेंसेस की। बस मेन जो काम करना है वो यही करना है कि हमें एक्स और आर समझना है कि इस सर्किट में एक्स वैल्यूज क्या है और इस सर्किट में आर वैल्यूज क्या है ना, एक्स वैल्यूज क्या है और आर वैल्यूज क्या है। क्या यहां तक मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? ठीक है, अभी मैंने जो स्केच बनाया है, जो पेंटिंग में बना रहा हूं, अभी मैं उसको सबको कंपाइल कर दूंगा, है ना। थोड़ी सी बातें और रहती हैं, वो और सुन लें हम एक बार, तो मैं सबको कंपाइल कर दूंगा और फिर उसके बाद मजेदार खेल होएगा। अब एक और बात को सुनिए, एक और चीज को सुनिए। तो मैंने आपको एक लेयर और एसी में एक लेयर और आपके दिमाग में बैठा दी है। अब एक और बात को सुनिए, और वो बात है ये कि अगर हम किसी भी एसी सर्किट की बात करें, किसी भी एसी सर्किट से मेरा मतलब हो गया अगर मैं एक सिंबॉलिक डायग्राम बनाऊं ऐसा, ये है एसी सोर्स और ये एक डब्बा दिखा दूं। अब इस डब्बे के अंदर कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। इस डब्बे के अंदर, डब्बा सुंदर दिखाएं क्या? इस डब्बे के अंदर कुछ भी हो सकता है ना। दैट मीन्स इसके अंदर एक रेजिस्टेंस भी हो सकता है ना, हो सकता है इसके अंदर एक कैपेसिटर हो, या हो सकता है इसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर वगैरह वगैरह के कॉम्बिनेशन हो। मुझे नहीं पता क्या है, मुझे नहीं पता इस डब्बे के अंदर क्या है। ठीक ठीक, तो ये एक जनरल एसी सर्किट हो गया भाई साहब, ये एक जनरल एसी सर्किट हो गया। कोई भी एसी सर्किट होगा ऐसा दिखेगा, क्योंकि एक एसी सोर्स होगा और कुछ कुछ कनेक्ट कर रखा होगा आपने। तो ये है जनरल एसी सर्किट, है ना। तो ये है इन जनरल कोई भी एसी सर्किट, इन जनरल कोई भी एसी सर्किट। ठीक, ये जो सोर्स है, अगर ये सोर्स ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी अगर मेरा सोर्स पोटेंशियल है, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, सर्किट में जो करंट चल रहा है, सर्किट में जो करंट चल रहा है आई, सर्किट में जो करंट चल रहा है आई, उसकी वैल्यू हमेशा ही होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, वो एनालिसिस करने से पता चलता है। हैंस सर्किट में जो करंट चलेगा, है ना, सर्किट में जो करंट चलेगा आई, उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा ही होगी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो पहली बात तो यही अच्छे से समझ लो कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पोटेंशियल की है, वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी तुम्हारे करंट की है। हैंस अगर कोई पूछे टाइम पीरियड, जो सोर्स पोटेंशियल है, अगर उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो सर्किट में जो करंट है उसका टाइम पीरियड क्या होगा? उसका भी 2 सेकंड होगा, क्योंकि दोनों के ओमेगा हमेशा सेम आएंगे, दोनों के ओमेगा हमेशा सेम आएंगे, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के एसएचएम कर रहे हैं। फर्क क्या है? फर्क है एक तो इनके एम्पलीट्यूड्स में, एक तो फर्क है यहाँ एम्पलीट्यूड ई नॉट का है, वहाँ एम्पलीट्यूड आई नॉट का है, और दूसरा फर्क क्या है? फेज डिफरेंस। दूसरा फर्क है कि पोटेंशियल का एसएचएम और करंट का एसएचएम में एक फाई का फेज डिफरेंस है। बस ये दो फर्क है। सिमिलर चीज क्या है? फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी किसकी है? ऑब्वियसली सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। अच्छा जी, तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई इज दी करंट जो कि सर्किट में बह रहा होगा। हेंस ये जो भी चीज है, ये जो भी चीज है, इसको जो पावर मिल रही होगी, इंस्टेंटेनियस पावर मिल रही होगी, अगर हम उसको लिखें तो क्या पावर होगी? करंट इनटू वोल्टेज, है ना। एंड एज पर किरचॉफ ये ई नॉट साइन ओमेगा टी पूरा का पूरा इसके अक्रॉस आ जाएगा, पूरा का पूरा इसके अक्रॉस आ जाएगा। हेंस पावर हम जानते हैं करंट इनटू वोल्टेज होती है, तो करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ये तो है करंट जो इसमें से जा रहा है, मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज जो कि है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, करेक्ट है? ठीक है भाई। अच्छा जी, ये है इंस्टेंटेनियस पावर। क्या है ये? इंस्टेंटेनियस पावर। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे टाइम होंगे जब सोर्स पोटेंशियल जीरो होगा, तब भी इंस्टेंटेनियस पावर जीरो हो जाएगी, और बहुत सारे टाइम होंगे जब करंट जीरो होगा सर्किट में, तब भी पावर जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स ये जो भी चीज है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब है जो अपन ने एसी से लगा दिया है, तो उस इलेक्ट्रिक बल्ब की जो पावर है वो टाइम के साथ फ्लक्चुएट हो रही होगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, बहुत सारे टाइम होंगे जब वो बल्ब ऑफ होगा, बहुत सारे टाइम होंगे जब वो बल्ब ऑफ होगा। यस और नो? यस। पर प्रैक्टिकली तो हमें ऐसा नहीं दिखता है। प्रैक्टिकली अगर हम बल्ब जलाएं, स्विच ऑन करके बल्ब जलाएं, तो वो तो लगातार जलता हुआ दिखाई देता है, वो तो ऐसे लुप लुपाता हुआ नहीं दिखाई देता है प्रैक्टिकली। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ये आप देख ना पाए, आप ऑब्जर्व ना कर पाए, इसीलिए जो फ्रीक्वेंसी रखी जा रही है एसी की वो हाई है। इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है ना। क्या हम जानते हैं कि अगर अगर 16 या 20 इवेंट से ज्यादा इवेंट अगर होने लगे तो हमारी आंख नहीं समझ पाती है कि पहला इवेंट कब खत्म हुआ, दूसरा इवेंट कब शुरू हुआ।
सही है। तो अगर मैं एक बल्ब को जलता हुआ देख रहा हूँ, या मान लेते हैं मैं टीवी देख रहा हूँ, या आप स्क्रीन देख रहे हैं और वो लगातार जल रही है, तो वो एक्चुअली झूठ है। सच तो ये है कि वो ऐसे लुप लुपा रही है। मोबाइल का कैमरा, मोबाइल के कैमरे में वो सच दिख जाता है। तुमने कभी ऑब्जर्व किया होगा, है ना, फोटो वोटो खींच रहे हो, ऊपर अगर ट्यूबलाइट जल रही है तो ट्यूबलाइट की रोशनी ऐसे लुप 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 आ रही है, वो सच है। और हम जो देख रहे हैं वो झूठ है। हम जो देख रहे हैं वो झूठ है ना। मोबाइल का कैमरा ज्यादा ज्यादा बेहतर पकड़ पा रहा है चीजों को। ये बात मैं आपको इस तरह से इसलिए रख रहा हूं कि एक्चुअली ये जो इंस्टेंटेनियस पावर है, जो सच है, उसमें मेरा कोई ज्यादा खास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए ऑब्जर्वेबल ही नहीं है। ये मेरे लिए ऑब्जर्वेबल ही नहीं है। तो फिर मेरा इंटरेस्ट किस में है? मेरा इंटरेस्ट है एवरेज पावर में। किस में इंटरेस्ट है? एवरेज पावर में। हेंस मैं निकालना चाहूंगा कि भाई एवरेज पावर क्या होगी। ये तो हो गई इंस्टेंटेनियस पावर। मैं निकालना चाहूंगा कि एवरेज पावर क्या होगी, इस सर्किट की एवरेज पावर क्या होगी। हेंस पी एवरेज निकालना चाहूंगा मैं। क्या निकालना चाहूंगा? पी एवरेज। और पी एवरेज निकालने के लिए ये आई नॉट और ई नॉट तो ऐसे ही मल्टीप्लाई होके बाहर आ जाएंगे। आई नॉट ई नॉट तो ऐसे आ जाएंगे, है ना। और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और साइन ओमेगा टी, इसको अगर मैं खोल दूं, पहले मैं इनको खोल ही लेता टर्म्स को, तो दिस इज इक्वल टू आई नॉट ई नॉट, आई नॉट ई नॉट, और इसको साइन ए प्लस बी से खोल देता तो मुझे क्या मिलता? साइन ए कॉस बी, और फिर साइन ओमेगा टी, और वो साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई होके एक टर्म बनता साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव। एक टर्म तो ये बनता साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, और दूसरा टर्म बनता कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, प्लस यहां से आता कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और ये वाला टर्म होता साइन ओमेगा टी, और फिर ये साइन फाइव। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से? बोलो भाई, क्या अच्छे से दिखाई दे रहा है? मैं दोबारा से साफ साफ लिख दे रहा हूं, है ना, थोड़ा छोटा हो गया फॉन्ट। तो आपको पहला टर्म मिलता साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, एक टर्म तो ये मिलता, और प्लस दूसरा जो टर्म मिलता वो मिलता साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ये दो टर्म मिलते हैं। और जब हम एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं, तो इन दोनों, ये आई नॉट ई नॉट तो ऐसे ही बाहर आ जाते हैं, जैसे कि बाहर दिख रहे हैं, है ना। और ये तो कांस्टेंट है cos फाइव, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू इंटू कॉस फाइव, ऐसे लिखता मैं, प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, जिसको मैं चाहूं तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, तो साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 की एवरेज वैल्यू इंटू साइन फाइव। ऐसे लिख सकता था, ऐसे बिल्कुल लिख सकता था। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जानते हैं कि साइन 2 ओमेगा टी का जब एवरेज निकालोगे, तो चूंकि साइन 2 ओमेगा टी भी सिनुसॉइडल फंक्शन ही है, इसकी एवरेज वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। हेंस इस नंबर की एवरेज वैल्यू 0 आ जाएगी। और साइन स्क्वायर थीटा जो फंक्शन होता है, उसकी एक पूरी साइकिल पर एवरेज वैल्यू होती है कितनी? हाफ। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू आ जाएगी कितनी? हाफ। और ऐसा हो जाने से अब जब मैं पी एवरेज लिखूंगा, जो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, तो वो बनेगा आई नॉट ई नॉट बाई टू इंटू कॉस फाइव। तो वो बनेगा आई नॉट ई नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस फाइव। वो बनेगा आई नॉट ई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाइव। क्या मैं इसको ऐसा विजुअलाइज कर सकता हूं कि ये लिखा हुआ है आई नॉट बाई रूट टू इंटू ई नॉट बाई रूट टू इंटू कॉस फाइव? क्या मैं इसको इस तरह से विजुअलाइज कर सकता हूं कि ये ऐसा लिखा हुआ है आई नॉट बाई रूट टू इंटू ई नॉट बाई रूट टू इंटू कॉस फाइव? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ? ऐसा लिखने से ये फायदा हुआ कि आई नॉट बाई रूट टू इज आई आर एम एस, ई नॉट बाई रूट टू इज ई आर एम एस, है ना। हेंस अब हमारे पास किसी भी एसी सर्किट की एवरेज पावर बताने वाला एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया है, जो कि है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। तो किसी भी एसी सर्किट में पावर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन खूब पूछते हैं पावर के बारे में। तो जो एवरेज पावर है एसी सर्किट की, जो एवरेज पावर है, दैट इज गिवन बाय ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ये जो कॉस फाइव है, इसको कहते हैं पावर फैक्टर। ये जो कॉस फाइव है, इसको कहते हैं पावर फैक्टर है। डीसी सर्किट में एवरेज पावर होती है करंट इंटू वोल्टेज।
अगर ये तो एसी सर्किट के लिए लिखा है, अब मैं ऐसा ही अगर डीसी सर्किट के लिए लिखूं तो डीसी सर्किट में ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अगर एक डीसी सर्किट होता, मान लेते हैं इसी प्रकार का एक डीसी सर्किट होता, ऐसा कुछ उसका भी डब्बा बना देते, और एक डीसी सर्किट होता इस तरह से डीसी सर्किट होता, तो डीसी सर्किट में थोड़ी करंट और पोटेंशियल के बीच कोई फेज लैग है। डीसी सर्किट और एसी सर्किट में अगर कोई मुझसे पूछता है कि फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, तो सबसे सुंदर जो आंसर मैं दे सकता हूं वो ये दे सकता हूं कि डीसी सर्किट में करंट और पोटेंशियल के बीच कभी कोई फेज लैग होता ही नहीं है, वेयर एज एसी सर्किट में करंट और पोटेंशियल के बीच फेज लैग हो सकता है ना। तो डीसी सर्किट में तो करंट और पोटेंशियल के बीच कोई फेज लैग है ही नहीं, हेंस अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर निकालूंगा तो वो भी E इंटू आई ही आएगी, और अगर मैं एवरेज पावर निकालूंगा, पी एवरेज निकालूंगा, तो वो भी E इंटू आई ही आएगी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चूंकि E कांस्टेंट है तो आप उसको चाहो तो ERMS लिख लो, चाहो तो I को IRMS लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि ERMS भी E है, IRMS भी E है। हेंस आप चाहें तो इसको ERMS इंटू IRMS भी लिख सकते हैं। डीसी सर्किट के लिए एवरेज पावर को आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ERMS इंटू IRMS। अब देखना मैं क्या करने वाला हूं, अगर मैं इस फॉर्मूले को इन जनरल किसी भी सर्किट की पावर, एवरेज पावर बताने वाला फॉर्मूला घोषित कर दूं कि भाई सुनो सुनो दुनिया के लोगों, पी एवरेज का फॉर्मूला है ये, चाहे सर्किट एसी हो चाहे डीसी हो, चाहे सर्किट एसी हो चाहे डीसी हो, एवरेज पावर निकालने का फॉर्मूला है ये। अगर मैं ऐसी घोषणा कर दूं, है ना, कि मुझे इस बात से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे एसी सर्किट हो चाहे डीसी सर्किट हो, एवरेज पावर तो इसी से निकलेगी। अगर मैं ऐसी घोषणा कर दूं तो क्या मुझे यह कहना पड़ेगा कि डीसी सर्किट में जो कॉस फाई वाला टर्म है वो हमेशा ही 1 है? क्या मुझे यह कहना पड़ेगा? ये कई बार पूछा है कि डीसी सर्किट की पावर फैक्टर क्या है? 1। क्यों 1? क्योंकि उसमें करंट और पोटेंशियल हमेशा सेम फेज में है। क्या डीसी सर्किट का टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ फाई 0 है, या फाई की वैल्यू 0 है, और चूंकि फाई की वैल्यू 0 है तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी है? 1। हेंस पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर ही वो चीज है जो एक्चुअली एसी सर्किट और डीसी सर्किट को अलग अलग कर रही है। डीसी सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा 1 होता है, एसी सर्किट का पावर फैक्टर 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर मैं ऐसा पूछूं कि क्या कोई एसी सर्किट ऐसा हो सकता है जिसका पावर फैक्टर 1 हो? क्यों नहीं हो सकता? क्या ऐसा कोई डीसी सर्किट हो सकता है जिसका पावर फैक्टर 1 के अलावा कुछ हो? कभी नहीं हो सकता है। तो डीसी सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा ही 1 है। एसी सर्किट का पावर फैक्टर कुछ भी हो सकता है, कॉस फाई की वैल्यू -1 से +1 के बीच कुछ भी वैल्यूज ले सकती है। ठीक है भाई साहब, तो यहां तक हमें समझ में आ जाना चाहिए। हेंस कॉस फाई मेरे लिए एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वांटिटी बन गया है। अब मैं चाहता हूं कि आप वापस इस चित्र को देखें और इस चित्र से कॉस फाई की वैल्यू तो मुझे बताएं। इस ट्राइंगल को देखें, इस ट्राइंगल से जो पावर फैक्टर अभी अभी हमने ताजा निकाला, उस पावर फैक्टर को अगर हम इस ट्राइंगल से देखें तो कॉस फाई जो पावर फैक्टर है, कॉस फाई, उसको क्या लिख सकते हैं? कॉस फाई जो पावर फैक्टर है मेरा, उस पावर फैक्टर को इस डायग्राम से देखो, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ और बताओ कॉस फाई को हम इस चित्र से क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस है आर, हाइपोटेन्यूज है जेड, तो क्या पावर फैक्टर इज बेसिकली R/Z? बोलो, क्या किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर इज बेसिकली R/Z? बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही कम बच्चों को इसको अच्छे से समझ में आती है बात कि कॉस फाई की वैल्यू क्या है। कॉस फाई की वैल्यू है R/Z। कॉस फाई की वैल्यू क्या है? कॉस फाई की वैल्यू है R/Z। देखो यहां से देखो कॉस फाई क्या है? R/Z। हेंस पावर फैक्टर है R/Z। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? अब देखना, मैं एक और खुलासा करने वाला हूं। इसी पी एवरेज अभी भी मैं जो बताने वाला हूं ये भी बहुत कम लोगों को समझ में आता है। ध्यान से देखना, ये पी एवरेज जो अभी अभी हमने निकाला, जो कि है IRMS, मजा ही नहीं आ रहा इससे। ये पी एवरेज जो अभी अभी हमने निकाला है ना भाई, जिसकी वैल्यू है पी एवरेज, जो अभी अभी हमने निकाला जिसकी वैल्यू है IRMS इंटू ERMS इंटू कॉस फाई। और मैंने आपको ERMS और IRMS में रिलेशनशिप पहले ही बता दिया था। क्या था वो रिलेशनशिप? ERMS इज इक्वल टू IRMS इंटू Z।
V इज इक्वल टू आई आर टाइप का रिलेशनशिप Z। हेंस अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं cos फाई की वैल्यू जो वहां मैंने अभी अभी सिखाई वो, और ERMS की वैल्यू जो यहां से आ रही है, ये दोनों सब्स्टिट्यूट कर दूं इस फॉर्मूले में, तो मुझे किसी भी एसी सर्किट की एवरेज पावर निकालने का एक बहुत खूबसूरत रिजल्ट मिलेगा। देखना क्या मिलेगा, देखना क्या होगा। अब बहुत ही बढ़िया चीज होगी। तो देखना, दिस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस की वैल्यू रखी कितनी है, आई आर एम एस इंटू जेड, तो आई आर एम एस इंटू जेड इंटू कॉस फाई की वैल्यू रखी कितनी, आर बाय जेड। क्या जेड और जेड कट गया, कट्टी बट्टी। और अब आपकी आंखों के सामने है एवरेज पावर, एसी सर्किट की एवरेज पावर निकालने का एक रिजल्ट, विच इज आईआरएमएस का स्क्वायर इंटू आर, आईआरएमएस का स्क्वायर इंटू आर। हेंस एवरेज पावर ऑफ एन एसी सर्किट इस फॉर्मूले से भी मिल जाती है। एवरेज पावर ऑफ एन एसी सर्किट इज आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर आर जो हमने पहले डीसी सर्किट्स के लिए पढ़ा था, आई स्क्वायर आर, बस फर्क इतना हो गया है कि आई की जगह है आई आर एम एस है बस। हेंस एसी सर्किट की पावर आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर से भी लिखी जा सकती है। तो दो फॉर्मूले हैं पावर लिखने के, ध्यान से समझना, आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये एक फॉर्मूला है जिसमें पावर फैक्टर आता है, और एक ऐसा भी फॉर्मूला है जिसमें पावर फैक्टर आता ही नहीं है, और वो है आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। इसमें पावर फैक्टर नहीं आता है, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। ठीक, ठीक है। तो अब मैंने आपको बेसिक सारी बातें बता दी हैं, सब कुछ बता दिया है। अब मैं आखिरी काम करने वाला हूं, अब मैं कुछ एसी सर्किट्स के एग्जाम्पल लूंगा, उन एग्जाम्पल्स में कैसे एनालिसिस करना है ये आपको बताऊंगा। ठीक है जी। तो 3 फंडामेंटल एग्जांपल्स एसी सर्किट के, फंडामेंटल एसी सर्किट्स ऐसा कह लीजिए, फंडामेंटल एसी सर्किट्स है ना भाई। तो फंडामेंटल एसी सर्किट्स, फंडामेंटल एसी सर्किट्स जो कि बेसिकली 3 है, सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली एंड सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, 3 है ना। तो 3 फंडामेंटल सर्किट हैं। अगर ये अलग अलग समझ में आ गए तो बस फिर कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान हो जाएगा। तो तीनों को हम यहां एक ही स्लाइड में देखेंगे। ठीक, तो पहला है कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, है ना, पहला है जिसमें एसी सर्किट है विच कंटेन्स रेजिस्टेंस ओनली, आर ओनली। दूसरा एक ऐसा एसी सर्किट है विच कंटेन्स कैपेसिटेंस ओनली, सी ओनली। और तीसरा एक ऐसा एसी सर्किट है विच कंटेन्स इंडक्टेंस ओनली, एल ओनली। और फिर इनके कॉम्बिनेशन है वो तो सुपरपोजिशन से कर लेंगे, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक, ये 3 फंडामेंटल एसी सर्किट्स हैं। ये 3 फंडामेंटल एसी सर्किट समझ में आ जाए तो बस खेल खत्म हो जाएगा, है ना भाई। इसको रेजिस्टेंस ओनली को हम कुछ ऐसे देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस है और ये एक एसी सोर्स है, ऐसे कनेक्ट कर दिया है। कैपेसिटेंस ओनली का सर्किट हम ऐसा देखेंगे कि ये कैपेसिटर है और ये मेरा एक एसी सोर्स है और इससे इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया है। और इंडक्टर ओनली को हम ऐसे देखेंगे। ठीक ठीक, रेजिस्टेंस की वैल्यू आर, कैपेसिटेंस की वैल्यू सी, इंडक्टेंस की वैल्यू एल। इन तीनों में जो सबसे आसान सर्किट है वो है सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, क्योंकि इस सर्किट में करंट और पोटेंशियल जो है उसके बीच कोई फेज लैग नहीं होता है इस सर्किट में। अच्छा देखते जाना, ध्यान से देखते जाना। क्या तुम देख रहे हो कि इस सर्किट का जो Z है दैट इज R, देखो ध्यान से, इस सर्किट का जो Z है दैट इज R। अच्छा जी, दूसरी चीज देखना, cos फाई की वैल्यू क्या था, फॉर्मूला cos फाई था R बाय Z, है ना। हेंस क्या cos फाई हो गया 1, देखते जाओ। cos फाई पावर फैक्टर अगर 1 हो गया, cos फाई अगर 1 हो गया तो फाई कितना हो गया 0, है ना। cos फाई 1 हो गया का क्या मतलब है, cos फाई 1 हो गया का मतलब है फाई की वैल्यू है 0। फाई की वैल्यू 0 होने का क्या मतलब है, फाई की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि ERMS और IRMS दोनों फेजर एक के ऊपर एक आ जाएंगे। ERMS और IRMS दोनों फेजर एक के ऊपर एक आ जाएंगे। बोलो भाई साहब, तो ये अगर IRMS है तो क्या ERMS वाला जो फेजर है वो भी इसी के ऊपर आ जाएगा ऐसे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, है ना। हेंस IRMS और ERMS फेजर्स के बीच जो एंगल होगा वो एंगल होगा 0,
है ना। हेंस क्या ऐसे सर्किट में जिसमें केवल रेजिस्टेंस है, क्या इसका पावर फैक्टर 1 होगा? बिल्कुल 1 होगा, cos फाई की वैल्यू 1 आ रही है। और एंड व्हाट इज द फेज एंगल या फेज डिफरेंस बिटवीन ERMS एंड IRMS? 0। ठीक, तो अगर सोर्स पोटेंशियल ई नॉट साइन ओमेगा टी का अगर सोर्स पोटेंशियल था, तो सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है हमेशा ही, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है हमेशा ही। आपको केवल दो ही चीजें निकालनी है, आई नॉट क्या है और फाई क्या है। आई नॉट क्या है और फाई क्या है? क्या आई नॉट की वैल्यू है ई नॉट डिवाइडेड बाय जेड, और जेड आर है। हेंस क्या आई नॉट की जो वैल्यू है, आई नॉट की जो वैल्यू है, आई नॉट, क्या आई नॉट की वैल्यू है ई नॉट डिवाइडेड बाय आर। आई नॉट पता चल गया, आई नॉट पता चल गया। और फाई की वैल्यू क्या है? फाई की वैल्यू है 0। क्या आपने पूरे इस सर्किट को सॉल्व कर लिया और अपने दिमाग में एक बात बैठा ली, क्या कि IRMS एंड ERMS आर इन सेम फेज। IRMS एंड ERMS आर इन सेम फेज, सेम फेज। IRMS एंड ERMS आर इन सेम फेज। हेंस रेजिस्टेंस के थ्रू या रेजिस्टेंस में से जब करंट बहता है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो IRMS और जो VRMS बनता है वो सेम फेज में होता है। इसको दिमाग में बिठाना है। दिमाग में रखने वाली जो बात है वो ये है कि रेजिस्टेंस में जो IRMS और ERMS फेजर्स आते हैं वो सेम फेज में होते हैं। ठीक, कैपेसिटर वाली कहानी पर आ जाते हैं, देखते जाओ फटाफट से। यहां देखो जरा, यहां Z का वैल्यू क्या हो जाएगा? Z का वैल्यू है हमेशा ही, Z का वैल्यू क्या है? Z का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस सर्किट में, कैपेसिटर वाले सर्किट में R तो है नहीं, केवल X है, X XZ है, तो Z का वैल्यू कितना हो गया? Z का वैल्यू हो गया XZ। Z का वैल्यू कितना हो गया? XZ हो गया, विच इज 1/c ओमेगा। Z का वैल्यू XZ हो गया, विच इज 1/c ओमेगा। समझ में आनी चाहिए बात, है ना भाई। अच्छा जी, cos फाई का वैल्यू देखो क्या आएगा? cos फाई जो होता है R/Z, R/Z, R तो है ही नहीं सर्किट में, हेंस cos फाई का वैल्यू हो गया 0 डिवाइडेड बाय XZ। तो cos फाई का वैल्यू हो गया 0, cos फाई का वैल्यू 0 हो गया तो फाई कितना हो गया? 90 डिग्री। दैट मीन्स इस सर्किट में IRMS और ERMS के बीच 90 डिग्री का फेज लैग होगा। कैपेसिटर वाले सर्किट में ERMS और IRMS के बीच 90 डिग्री का फेज लैग होगा। समझ रहे हो क्या मेरी? ठीक है, 90 डिग्री का फेज लैग होगा। हेंस जब मैं ऐसा फेजर डायग्राम बनाऊंगा, यहां कैपेसिटर के लिए जब मैं इस तरह का फेजर डायग्राम बनाऊंगा और IRMS को अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूं, है ना भाई, तो ERMS जो होगा वो इससे 90 डिग्री पर होगा। अब तुम्हें केवल एक बात ध्यान रखनी है कि जो ERMS है वो ERMS लैग कर रहा है, IRMS लीड कर रहा है 90 डिग्रीज। IRMS लीड कर रहा है और ERMS लैग कर रहा है। बस इसको दिमाग में याद कर लो, क्या याद कर लो कि कैपेसिटर सर्किट में करंट लीड करता है, IRMS लीड्स VRMS बाय π/2, है ना। तो कैपेसिटर सर्किट में IRMS लीड्स ERMS या VRMS। कैपेसिटर में करंट आगे होता है, इसको दिमाग में बिठा लो। कैपेसिटर सर्किट्स में करंट आगे होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, चूंकि cos फाई की वैल्यू 0 आ गई है, हेंस व्हाट इज द पावर ऑफ दिस AC सर्किट? एवरेज पावर 0। व्हाट इज द एवरेज पावर ऑफ द सर्किट? 0। तो क्या इस सर्किट की एवरेज पावर 0 है? बिल्कुल 0 है। तो एवरेज पावर P एवरेज ऑफ सच अ सर्किट इज 0। हेंस इस सर्किट को हम वॉटलेस सर्किट भी कह सकते हैं, वॉटलेस, क्योंकि कोई वॉट ही नहीं है इसका, कोई पावर ही नहीं है इसकी। हेंस कैपेसिटर ओनली सर्किट आर वॉटलेस सर्किट। वॉटलेस सर्किट का मतलब है कि ये कोई भी नेट एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं सोर्स से, बिना एनर्जी कंज्यूम करे काम कर रहे हैं, कोई नेट एनर्जी सोर्स से कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। क्या यहां भी हम आई नॉट की वैल्यू जैसे यहां निकाली, ऐसी क्या हम यहां भी आई नॉट की वैल्यू, सर्किट में जो करंट होगा, क्या उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? ई नॉट डिवाइडेड बाय जेड विच इज XZ से क्या हम आई नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं? और फाई की वैल्यू हम पहले ही समझ गए 90 डिग्री है, ठीक है जी। आखिरी सर्किट पर आ जाएं और देखें, यहां भी Z का वैल्यू देखें क्या होगा। तो Z का वैल्यू है XL विच इज L ओमेगा। Z का वैल्यू क्या है? Z का वैल्यू है XL विच इज L ओमेगा। Z का वैल्यू है XL विच इज L ओमेगा, ठीक। cos फाई का वैल्यू क्या है? cos फाई का जो वैल्यू है, क्या वो भी हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय XL विच इज 0। तो क्या यहां भी जो फेज एंगल है
क्या वो 90 डिग्री ही बनेगा? यहां भी फेज एंगल 90 डिग्री बनेगा। इतना दिमाग में बैठाओ कि इंडक्टर सर्किट में ईआरएमएस आगे होता है, आईआरएमएस पीछे होता है। इंडक्टर सर्किट का जो फेजर डायग्राम बनेगा उसमें ईआरएमएस आगे होगा और आईआरएमएस पीछे होगा। बस ये दिमाग में याद रखना है। बस एक ही चीज आपको याद रखनी है और वो ये है कि इंडक्टर सर्किट्स में ईआरएमएस लीड करता है, आईआरएमएस लैग करता है। आईआरएमएस लैग करता है और ईआरएमएस लीड करता है। ईआरएमएस लीड करता है। दिस इज ईआरएमएस। ईआरएमएस लीड्स आईआरएमएस, है ना? ईआरएमएस लीड्स आईआरएमएस। ठीक है जी। तो ईआरएमएस लीड्स आईआरएमएस। बस ये तीन बातें अगर आपने अच्छे से दिमाग में बिठा ली और ये जो डायग्राम्स मैंने बनाए हैं, फेजर डायग्राम्स खासकर, ये अगर ढंग से दिमाग में बिठा ली आपने तो बस फिर कुछ भी करने को और शेष नहीं रह जाता है ना भाई? कुछ भी और करने को हमारे को नहीं रह जाता है, क्योंकि बाकी तो फिर सुपरपोजिशन होगा। बाकी तो सुपरपोजिशन होगा, बहुत आसान होगा। बाकी तो कोई कष्ट वाली बात होगी नहीं। इट वुड बी वेरी वेरी इजी। ठीक, चलिए जी। ओके भाई, तो चलो अब हम चल रहे हैं किधर? एलसीआर सर्किट की तरफ। तो फंडामेंटल सर्किट्स हमने देख लिए सारे के सारे। अब अगर इन तीनों को मैं जोड़ देता हूं, तीनों को लेते हुए अगर मैं एक एसी सर्किट बनाता हूं तो क्या होगा? तो हम क्या बोलते हैं? एलसीआर सर्किट, है ना? तो मैं एलसीआर सीरीज सर्किट आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है जी। ज्यादातर क्वेश्चन इधर से ही बनते हैं, तो ध्यान से देखना। एलसीआर सीरीज सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट। ठीक है जी। तो इसमें एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है। इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस है, ये रहा, एक कैपेसिटर है, ये रहा, और एक इंडक्टर है, ये रहा। और इन तीनों को हमने एक एसी सोर्स से जोड़ दिया है। इन तीनों को हमने एक एसी सोर्स से जोड़ दिया है ऐसे। ठीक, क्योंकि तीनों लोग सीरीज में हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी का मैंने एसी सोर्स लिया है ना? सर्किट में जो करंट बहेगा वो होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगेन हमारे फाइंड करने के लिए जो है वो है आई नॉट क्या है और फाई क्या है। रेजिस्टेंस वैल्यू आर, कैपेसिटेंस सी, इंडक्टर एल। ठीक, अच्छा जी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। तीनों लोगों में जो करंट फ्लो करेगा वो ऑब्वियसली सेम होगा, क्योंकि ये सीरीज में है। हमने अभी जब इनके इंडिपेंडेंट सर्किट बनाए थे तो इनके अक्रॉस जो आईआरएमएस और वीआरएमएस थे, इनके अक्रॉस जो आईआरएमएस और वीआरएमएस थे, वो हमने समझा था कि वो फेजर बनते हैं और उनके बीच में फेज एंगल्स रहता है ना? तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज डेवलप होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज डेवलप होगा, अगर मैं उसको वीआर बोलूं, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज डेवलप होगा अगर मैं उसको वीसी बोलूं, और इंडक्टर के अक्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज डेवलप होगा अगर मैं उसको वीएल बोलूं, आरएमएस वोल्टेज। तो इन वीएल, वीआर और वीसी को फेजर की तरह विजुलाइज करेंगे। कैसे विजुलाइज करेंगे? फेजर की तरह विजुलाइज करेंगे, सो दैट इंडिपेंडेंटली करंट में क्या होता है, इंडक्टर में क्या होता है और रेजिस्टेंस में क्या होता है, वो जो बात हमने इंडिपेंडेंट सर्किट्स में पीछे देखी थी वो बात को हम जस्टिफाई कर पाए। तो देखो मैं इसका एक फेजर डायग्राम बना रहा हूं, इसका मैं एक फेजर चित्र बना रहा हूं। तो सर्किट का जो आईआरएमएस है, आरएमएस करंट है सर्किट में, वो तो मैंने ऐसे दिखा दिया। ये है सर्किट का आईआरएमएस, सर्किट में जो आरएमएस करंट बह रहा है या फ्लो कर रहा है, जो तीनों के लिए बिल्कुल एक जैसा है, जो तीनों के लिए एक जैसा है। अब मैं आपको वीआर, वीसी और वीएल दिखाऊंगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में हमने पीछे देखा था कि रेजिस्टेंस में कोई फेज डिफरेंस करंट के साथ नहीं आता है ना? रेजिस्टेंस में कोई फेज डिफरेंस करंट के साथ नहीं आता है। देखो पीछे ले जा रहा हूं सो दैट आपको रेफर करा पाऊं। ये देखो, रेजिस्टेंस में कोई फेज डिफरेंस नहीं आता है और ईआरएमएस और आईआरएमएस सेम फेज में होते हैं, है ना? हेंस ये जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज है वो मैं आईआरएमएस के ऊपर ही दिखा दे रहा हूं, सो दैट रेजिस्टेंस का जो आरएमएस वोल्टेज है वीआर, रेजिस्टेंस का जो आरएमएस वोल्टेज है वीआर, वो मैंने यहां दिखा दिया। यहां तक समझ में आना चाहिए। अच्छा जी, कैपेसिटर के लिए हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कैपेसिटर में कि आईआरएमएस लीड करता है ईआरएमएस से, है ना भाई? तो दैट मींस आईआरएमएस आगे रहता है और वीआरएमएस पीछे रहता है। देखो कैपेसिटर में आईआरएमएस आगे होता है और जो पोटेंशियल है वो 90 डिग्री पीछे रहता है। हेंस आईआरएमएस अगर ये है तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो आरएमएस पोटेंशियल है वीसी, उस आरएमएस पोटेंशियल वीसी को हम नीचे दिखाएंगे। नीचे क्यों दिखाएंगे? सो दैट कैपेसिटर में आईआरएमएस वीआरएमएस से 90 डिग्री आगे रहता है
उस बात को जस्टिफाई कर पाए। हेंस ये मैंने एक फेजर दिखाया और इस फेजर को VC दिखाया या VC लिखा। और तीसरी और आखिरी चीज, इंडक्टर में हमने देखा था कि ERMS आगे रहता है IRMS से, ERMS IRMS से 90 डिग्री आगे रहता है। इस बात का इस सर्किट में इंफ्लुएंस ये होगा कि इंडक्टर के अक्रॉस जो VL है वो IRMS से 90 डिग्री आगे रहेगा। हेंस जो VL है उस VL को मैं ऐसे दिखाऊंगा। समझ रहे हो क्या मेरी बात? ये VL है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि VL और VR 90 डिग्री फेस पर है, VC और VR भी 90 डिग्री फेस पर है, और VL और VC 180 डिग्री फेस पर है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? VL और VC 180 डिग्री फेस पर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि सपोज यहां कोई पॉइंट बना दूं मैं A, यहां कोई पॉइंट बना दूं मैं B, यहां कोई पॉइंट बना दूं मैं C, और यहां कोई पॉइंट बना दूं मैं D, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि VA माइनस VC की RMS वैल्यू क्या होगी, VA माइनस VC की RMS वैल्यू क्या होगी, या A और C के अक्रॉस RMS वोल्टेज क्या होगा, तो क्या तुम समझ रहे हो कि VR और VC चूंकि एक दूसरे से 90 डिग्रीज पर हैं, हेंस क्या ये आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 90 डिग्री फेस पर है। अगर मैं VB माइनस VD की RMS वैल्यू पूछूं, VB माइनस VD की RMS वैल्यू पूछूं, RMS वैल्यू पूछूं, तो चूंकि VC और VL 180 डिग्री फेस पर हैं, तो क्या वो VL माइनस VC या VC माइनस VL और उसका मॉड ले लें, क्या उसके बराबर होगी? उसके बराबर होगी। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस नहीं है, RMS वोल्टेजेस हैं। जो एकमात्र बात AC चैप्टर में ध्यान में रखनी है वो यही है कि RMS वोल्टेजेस फेजर होते हैं, RMS वोल्टेजेस फेजर होते हैं। तो सीरीज सर्किट में IRMS और VRMS को हमने फेजर्स की तरह ट्रीट किया है ना भाई, फेजर्स की तरह ट्रीट किया है। क्या तुम देख रहे हो कि तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, या तो VL VC से बड़ा होगा, या VC VL से बड़ा होगा, या VC और VL आपस में बराबर होंगे। दैट मीन सीरीज LCR सर्किट की तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। समझ रहे हो? सीरीज LCR सर्किट की कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है? तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, VL इज ग्रेटर देन VC, है ना? पॉसिबिलिटी नंबर 1, VL इज ग्रेटर देन VC, तो VL VC से बड़ा हो जाए, ये पहली पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी नंबर 2, VL से बड़ा हो जाए, VC इज ग्रेटर देन VL, ये पॉसिबिलिटी नंबर 2। और पॉसिबिलिटी नंबर 3, VL और VC आपस में बराबर हो जाएं, ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। ये तीसरी पॉसिबिलिटी जब होती है या हो जाती है, इसी सिचुएशन को रेजोनेंस बोलते हैं। अब तो सुना होगा तुमने रेजोनेंस, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को अभी हमें समझना है। अच्छा जी, उससे पहले VR VC और VL की न्यूमेरिकल वैल्यूज, VR VC और VL की न्यूमेरिकल वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है वो और सीख लेते हैं अपन। VR VC और VL की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो कैसे लिखी जाएंगी? तो VR की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी जाएगी IRMS इंटू R। सिमिलरली VC, दैट मीन्स RMS वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, VC मतलब RMS वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? वो लिखी जाएगी IRMS इंटू XZ। समझ रहे हो? IRMS इंटू XZ। और ठीक उसी प्रकार से इंडक्टर के अक्रॉस जो RMS वोल्टेज है उसकी वैल्यू को कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा IRMS इंटू XL। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चों को यही नहीं समझ में आता है, यही नहीं समझ में आता है, जिस वजह से उनको काफी कष्ट और मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं इधर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। इसको बहुत ढंग से समझिए, बहुत ढंग से समझिए, ऐसे बहुत ढंग से समझिए, इसको समझिए ढंग से और इस चित्र को समझिए ढंग से। ये दो बातें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है हमें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ जाती है बात। अब ये जो तीनों केसेस हैं, VL ग्रेटर देन VC, VC ग्रेटर देन VL और VL ग्रेटर देन VL इज इक्वल टू VC, इन तीनों केसेस में एक एक करके हम चलने वाले हैं, एक एक करके हम समझने वाले हैं कि क्या होने वाला है। और VL VC और VR फेजर का जो रिजल्टेंट होगा वही सर्किट का नेट VRMS होगा, जो कि ऑब्वियसली ERMS के बराबर भी होगा। ठीक, तो आइए जरा पहला वाला केस अगर हम देखें, तो पहला वाला केस, फर्स्ट वाला जो केस है हमारा पहला वाला जो केस है उस फर्स्ट वाले केस को देखें। अगर VL
वीसी से बड़ा है ना, अगर वीएल वीसी से बड़ा है तो वो जो फेजर डायग्राम अभी हमने उधर बनाया था वो फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, वो फेजर डायग्राम ऐसा बनेगा कि ये तो हो गया मेरा आईआरएमएस, है ना, ये तो हो गया मेरा आईआरएमएस। अच्छा जी, क्योंकि वीएल वीसी से बड़ा है तो वीएल माइनस वीसी, ये एक फेजर इधर आ गया, दिस इज वीएल माइनस वीसी, है ना बे, और एक वीआर पहले से ही इधर था ही, ठीक है, देखना मैं वैल्यू लिख रहा हूं, दिस इज वीआर, ये तो आईआरएमएस के ऊपर था ही, और ये वीएल माइनस वीसी हो गया क्योंकि वीएल वीसी से बड़ा है। अब वीएल माइनस वीसी और वीआर का जो रिजल्टेंट है, वीएल माइनस वीसी और वीआर का जो रिजल्टेंट है वो सर्किट का नेट वीआरएमएस बनेगा, जो कि कुछ इस प्रकार से आएगा, है ना, ये जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं ये क्या है, ये सर्किट का नेट वीआरएमएस है। क्या है ये सर्किट का नेट वीआरएमएस है, ये सर्किट का नेट वीआरएमएस है। और ये जो ग्रीन कलर का दिखा रखा है ये क्या है, ये सर्किट का आईआरएमएस है। और सर्किट के आईआरएमएस और वीआरएमएस के बीच जो एंगल बनता है, आईआरएमएस और वीआरएमएस के बीच जो एंगल बनता है ये, इसी को ही तो हम फेज एंगल फाई बोलते हैं। इसी का कॉस फाई तो पावर फैक्टर होता है ना, इसी को हम फेज एंगल बोलते हैं। हेंस ध्यान से देखो तो टेन फाई की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है, देखो ध्यान से, टेन फाई की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है, टेन फाई की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है वीएल माइनस वीसी डिवाइडेड बाय वीआर, वीएल माइनस वीसी डिवाइडेड बाय वीआर, देखिए वीएल माइनस वीसी डिवाइडेड बाय वीआर। अब इसमें मैं वीएल वीसी और वीआर की वो वैल्यूज जो अभी मैंने पीछे बताई थी ये रख दूं तो क्या आईआरएमएस तो कट जाएगा, वीएल वीसी और वीआर की आरएमएस वैल्यूज ये जो हैं ये अगर मैं रख दूं यहां तो वीएल की जगह क्या रखा जाएगा, आईआरएमएस इंटू एक्सएल, आईआरएमएस इंटू एक्सजी, आईआरएमएस इंटू आर, आईआरएमएस ऊपर नीचे से कट जाएगा और अब आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा एक्सएल माइनस एक्सजी डिवाइडेड बाय आर, विच इज एग्जैक्टली सेम जो कि शुरू में ही मैंने बताया था कि 10 का वैल्यू हमेशा ही होगा नेट रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस एक्स बाय आर। क्या ये एक्स बाय आर ही है, ये एक्स बाय आर ही है ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक्सएल निकालना है, एक्सजी निकालना है, एक्सएल माइनस एक्सजी बाय आर निकालकर 10 निकालकर फाई का वैल्यू निकाल लेना है, सर्किट में फाई का क्या वैल्यू होगा वो निकाल लेना है। समझ में आ जानी चाहिए बात। ये तो फर्स्ट केस था। अच्छा भाई, सेकंड केस अगर वीसी वीएल से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, अगर वीसी वीएल से बड़ा हो जाए तो क्या होगा। अच्छा, फर्स्ट केस में चूंकि वीएल वीसी से बड़ा था तो वीआरएमएस आईआरएमएस से लीड कर रहा है, तो फर्स्ट केस में वीआरएमएस लीड्स आईआरएमएस, वीआरएमएस लीड्स आईआरएमएस बाय वीआरएमएस लीड्स आईआरएमएस बाय एंगल फाई। देख रहे हो डायग्राम में, वीआरएमएस आगे है, आईआरएमएस पीछे है ना, सही बात है। और ऐसा सर्किट इंडक्टिव सर्किट कहलाएगा। दूसरी बात जो याद रखने की है वो ये है कि ऐसा सर्किट क्या कहलाएगा, इंडक्टिव सर्किट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इंडक्टर का जो इन्फ्लुएंस है वो कैपेसिटर के इन्फ्लुएंस से ज्यादा है, इसीलिए सर्किट इंडक्टिव सर्किट कहलाएगा। ठीक, दूसरा केस वीसी ग्रेटर देन वीएल अगर हो जाए तो फिर हम इसी तरह से फेजर बनाए, तो देखो आईआरएमएस को मैंने ऐसे दिखा दिया, दिस इज आईआरएमएस, है ना, थोड़ा ऊपर दिखा देते हैं, दिस इज आईआरएमएस। अब चूंकि वीसी वीएल से बड़ा है तो वीसी माइनस वीएल नीचे आ जाएगा, वीसी माइनस वीएल, जैसे वीएल माइनस वीसी गया था ऐसे यहां वीसी माइनस वीएल नीचे आ जाएगा, और वीआर तो यहां है ही। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ठीक है भाई साहब, तो ये वीआर तो है ही, और अब ये क्या हो गया, ये हो गया वीसी माइनस वीएल, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ही सर्किट का नेट वीआरएमएस बनेगा। हेंस इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, मान लेते हैं अगर वो ये आ रहा है तो ये सर्किट का अब वीआरएमएस कहलाएगा, दिस वुड बी दी वीआरएमएस ऑफ द सर्किट, है ना भाई। और वीआरएमएस और आईआरएमएस के बीच जो एंगल बन रहा है दैट वुड बी दी फेज एंगल। और इस बार कौन आगे हो गया है, आईआरएमएस आगे हो गया है। इस बार कौन आगे हो गया है भाई, आईआरएमएस वीआरएमएस से आगे हो गया है। तो आईआरएमएस इज लीडिंग वीआरएमएस बाय फाई, आईआरएमएस इज लीडिंग वीआरएमएस बाय फाई। और यहां भी 10 फाई निकालने के लिए वही कार्यस्थानी करेंगे जो ऊपर करी थी, एंड 10 फाई इज स्टिल वीसी माइनस वीएल बाय वीआर, वीसी माइनस वीएल बाय वीआर, और फिर इनकी वैल्यूज पटक दें तो हो जाएगा एक्सजी माइनस एक्सएल बाय आर,
एक्जी माइनस ऑफ एक्सएल डिवाइडेड बाय आर, जो अगेन एक्स बाय आर वाले फॉर्मूले जैसा ही है। हेंस यहां भी हम उसी प्रकार से लिखेंगे कि IRMS लीड्स VRMS बाय कितना एंगल, बाय एंगल फाई। और इस सर्किट को क्या बोलेंगे, इस सर्किट को कैपेसिटिव सर्किट बोलेंगे। इसका स्वभाव कैसा है, कैपेसिटिव। कैपेसिटिव क्यों, क्योंकि कैपेसिटर का इंफ्लुएंस इंडक्टर से ज्यादा है। कैपेसिटिव सर्किट, इसको बोलेंगे कैपेसिटिव सर्किट। समझ रहे हो मेरी बात, इसको बोलेंगे कैपेसिटिव सर्किट, क्योंकि कैपेसिटर का इंफ्लुएंस इंडक्टर से ज्यादा है। ठीक ठीक, तो 3 पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई थी, जिसमें से 2 पॉसिबिलिटी ये हैं, जिसमें से 2 पॉसिबिलिटी हैं। तो क्या दिमाग में रखना है, दिमाग में ये रखना है कि अगर एक्सेल एक्जी से बड़ा हुआ, अगर एक्सेल एक्जी से बड़ा हुआ है ना, तो ये डायग्राम दिमाग में रखना है कि VRMS आगे आएगा IRMS से, तो VRMS विल लीड IRMS। ध्यान रखना है इस बात को कि अगर एक्सेल एक्जी से बड़ा हुआ तो VRMS IRMS से आगे होगा फाई एंगल, और वो फाई कैसे निकलेगा, tan फाई बराबर एक्सेल माइनस एक्जी बाय आर। अच्छा जी, अगर एक्जी बड़ा हुआ एक्सेल से, अगर एक्जी बड़ा हुआ एक्सेल से, है ना, एक्जी बड़ा हुआ एक्सेल से, तो सिचुएशन ये वाली बनेगी, IRMS आगे होगा, VRMS पीछे रह जाएगा, तो IRMS लीड करेगा VRMS को उसी एंगल फाई से, tan फाई की वैल्यू होगी एक्जी माइनस एक्सेल डिवाइडेड बाय आर। यहां तक हमें समझ में आ जाना चाहिए, यहां तक हमें समझ में आ रहा है, ठीक है ना भाई। तो VL VC से बड़ा, VL VC से बड़ा कब होगा, VL VC से बड़ा तब होगा जब एक्सेल एक्जी से बड़ा होगा, नेचुरली जब एक्सेल इज ग्रेटर देन एक्जी। और VC VL से बड़ा कब होगा, व्हेन एक्जी इज ग्रेटर देन एक्सेल। यहां तक समझ में आनी चाहिए बात। और तीसरा और अंतिम केस, तीसरा और लास्ट केस है, अगर VL और VC आपस में इक्वल हो जाएं, VL और VC आपस में इक्वल हो जाएं, VL इज इक्वल टू VC हो जाए। ऑब्वियसली ऐसा तभी होगा जब एक्सेल और एक्जी आपस में बराबर हो जाएंगे, जब एक्सेल और एक्जी आपस में बराबर हो जाएंगे। एक्सेल और एक्जी अगर आपस में बराबर हो गए तो L ओमेगा की वैल्यू 1/c ओमेगा के बराबर होनी चाहिए। दैट मीन्स ओमेगा 1/√LC के बराबर होना चाहिए, ओमेगा 1/√LC के बराबर होना चाहिए, है ना। इस ओमेगा की वैल्यू को रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, क्योंकि ये रेजोनेंस का केस है। इस ओमेगा की वैल्यू को रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। दैट मीन्स अगर सोर्स का एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC के बराबर हो गया, ओमेगा 1/√LC के बराबर हो गया, तो सर्किट रेजोनेंस में आ जाएगा। रेजोनेंस में जब सर्किट आ जाएगा तो होगा क्या, इसका फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, तो इसका फेजर डायग्राम ऐसा बनेगा भाई कि ये रहा IRMS, है ना, और ये रहा VR। VL और VC ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, VL और VC ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। तो ये है सर्किट का IRMS और ये है सर्किट का VR। क्या VR ही VRMS हो गया है, देखो ध्यान से, VR ही VRMS हो गया है, सर्किट का VRMS इज VR। तो रेजोनेंस जब होता है तो रेजोनेंस के कुछ क्वालिफाइंग फीचर्स हैं। जब रेजोनेंस होता है तो सर्किट का VRMS और IRMS सेम फेज में आ जाते हैं। दैट मीन सर्किट का पावर फैक्टर 1 हो जाता है, सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो 1 हो जाता है। क्या आपको दिख रहा है इस डायग्राम से कि फाई का जो वैल्यू है वो 0 हो गया है, और फाई का वैल्यू अगर 0 हो गया है तो पावर फैक्टर कॉस फाई, पावर फैक्टर कॉस फाई, जो जिसको हम पावर फैक्टर कॉस फाई बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या हो गई है, उसकी वैल्यू 1 हो गई है, उसकी वैल्यू 1 हो गई है ना। और ऐसे सर्किट को हम रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं। ऐसे सर्किट को क्या नाम देंगे, अगर इसको कोई नाम देना हो तो क्या नाम देंगे, ऐसे सर्किट को रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं, रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से रेजोनेंस जैसी कोई चीज यहां कही जा रही है, ये हुआ है भाई साहब कि इस ओमेगा पर सर्किट में जो IRMS है ना, रेजोनेंस के समय हुआ क्या, रेजोनेंस के समय ये हुआ कि भाई इन जनरल जो इंपीडेंस होती है सर्किट की वो होती है √ऑफ R का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर। क्या आप समझ रहे हैं कि जब रेजोनेंस हो रहा है तो नेट रिएक्टेंस ही 0 हो गई है। जब रेजोनेंस हुआ, जब सर्किट ने रेजोनेंस किया, जब सर्किट ने रेजोनेंस किया तब क्या क्या हुआ, उन बातों को अगर हम लिस्ट डाउन करें कि जब रेजोनेंस हुआ तो ऐसी क्या क्या खास बातें हैं जो रेजोनेंस, जिससे रेजोनेंस को हम समझ पा रहे हैं। देखें जरा रेजोनेंस में ऐसी क्या क्या खास बात है। तो पहली बात तो यही है कि आपका पावर फैक्टर जो है वो 1 हो गया है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहली तो, है ना। तो रेजोनेंस के समय फाई का वैल्यू 0 हो गया है और पावर फैक्टर
पावर फैक्टर पावर फैक्टर की वैल्यू 1 हो गई है, एक चीज। ठीक, अच्छा जी। ओमेगा ओमेगा जो है वो 1/√LC हो गया है। ओमेगा जो है वो क्या हो गया है, वो 1/√LC हो गया है। दूसरी बात, ठीक है जी, कोई बात नहीं है। तीसरी बात, सर्किट का जो Z है, इन जनरल सर्किट का Z क्या होता है? इन जनरल सर्किट का जो Z होता है वो होता है √R का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और एक्स का स्क्वायर का मतलब या तो एक्सएल माइनस एक्सजी का स्क्वायर या एक्सजी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। यही तो है ना Z का वैल्यू इन जनरल। तो क्या रेजोनेंस के समय इंपीडेंस, सर्किट का जो इंपीडेंस है, क्या वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पर पहुंच गया है? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पर पहुंच गया, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सजी जीरो हो गया है। तो रेजोनेंस के समय एक्सएल माइनस एक्सजी के जीरो हो जाने के कारण सर्किट का जो इंपीडेंस है Z, उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आ गई है। Z मिनिमम हो गया है ना? Z की मिनिमम वैल्यू आ गई है, जो कि कितनी है? R, जो कि कितनी है? R। ठीक, अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था कि IRMS होता है ERMS अपॉन Z, है ना? सीखा था ना हमने कि IRMS होता है IRMS होता है ERMS डिवाइडेड बाय Z। क्योंकि Z की मिनिमम वैल्यू पहुंच गई है, तो क्या IRMS अपनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पर पहुंचा है। तो रेजोनेंस के समय जो जो आरएमएस करंट है सर्किट में, IRMS, जो सर्किट में आरएमएस करंट है वो मैक्सिमम हो गया है। रेजोनेंस के समय आरएमएस करंट मैक्सिमम हो गया है ना? और चूंकि हमने सीखा था कि पावर होती है IRMS का स्क्वायर इंटू आर, आर तो बदल नहीं रहा है। तो जब आरएमएस करंट मैक्सिमम हो गया है, तो क्या पावर डिसिपेटेड भी मैक्सिमम हो गई है? हेंस सर्किट की जो पावर जो है वो भी मैक्सिमम हो गई है, मैक्सिमम हो गई है सर्किट की पावर भी मैक्स। तो ये सारी चीजें जो रेजोनेंस के समय हो रही है, जिस वजह से रेजोनेंस एक अलग सी घटना बन रही है ना, जिसकी वजह से रेजोनेंस एक इंपॉर्टेंट और एक अलग सी घटना बन रही है। तो कई सारी चीजें हैं जो रेजोनेंस के समय हो रही है, जो हमें ध्यान रखना चाहिए। समझ रहे हो? एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ खींचा जाता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ खींचा जाता है बिटवीन बिटवीन IRMS एंड ओमेगा, IRMS एंड ओमेगा। अगर मैं जो सोर्स था मेरा, अगर उसके ओमेगा को लगातार बदलूं, चेंज करूं, है ना, तो IRMS और ओमेगा के बीच जो ग्राफ है, इसका बड़ा ही मजेदार बिहेवियर है। IRMS और ओमेगा के बीच जो ग्राफ है, ये ग्राफ का बिहेवियर काफी इंटरेस्टिंग है। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बिहेव करता है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बिहेव करता है। और जब 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 रेजोनेंस हो रहा है, या जब रेजोनेंस हो जा रहा है, उस समय जो आरएमएस करंट है वो अपनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पर पहुंच गया है। ये देखो, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पर पहुंच गया है ना भाई? तो वो ओमेगा, जिस ओमेगा पर रेजोनेंस हो रहा होगा, वो ओमेगा जिस ओमेगा पर रेजोनेंस होगा, ये वाला ओमेगा इज बेसिकली ये 1/√LC। इसको ओमेगा सी या ओमेगा आर भी कहते हैं। ओमेगा आर मतलब रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हेंस ये ओमेगा ओमेगा आर बन गया है, रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन गया है। समझ रहे हो? ये ओमेगा ओमेगा आर बन गया है ना? ये ओमेगा ओमेगा आर बन गया है। तो रेजोनेंस के समय ये मजेदार चीज हो रही है कि आरएमएस करंट और सर्किट की पावर मैक्सिमम हो गई है। ठीक, इसका एक क्वालिटी फैक्टर जैसी चीज होती थी जो निकाली जाती थी, पर अब क्वालिटी फैक्टर चूंकि सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उस पर अब कोई बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई? तो ये था मेरा सीरीज एलसीआर सर्किट, और सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस की सिचुएशन और बाकी दो सिचुएशंस, रेजोनेंस की सिचुएशन और बाकी दो सिचुएशन। ठीक, एक आखिरी चीज और देख लेते हैं। वैसे तो बहुत कम पूछा जाता है उस पर फिर भी लास्ट में एक आखिरी चीज और देख लेते हैं, पैरेलल एलसीआर सर्किट। अगर पैरेलल एलसीआर सर्किट हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं? बस केवल एक चीज है जो मैं बताना चाहता हूं, बस वो समझ लीजिए, बाकी तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। ठीक, तो अगर पैरेलल एलसीआर सर्किट हो गया, पैरेलल LCR सर्किट, है ना, दैट मीन्स क्या किया मैंने एक रेजिस्टेंस को, एक कैपेसिटर को और एक इंडक्टर को, सबको पैरेलल में सोर्स से जोड़ दिया, सबको पैरेलल में ऐसे किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया ऐसे, है ना? तो इसको पैरेलल LCR सर्किट बोलेंगे। दिस इज R, दिस इज C एंड दिस इज L। तो जैसे सीरीज सर्किट में IRMS सबके लिए सेम था, ऐसे ही पैरेलल सर्किट में VRMS सबके लिए सेम होगा, और IRMS जो इन तीनों में जो IRMS जाएगा वो अलग अलग होगा। बस यही बात समझाना चाहता हूं।
सीरीज सर्किट में आईआरएमएस सबके लिए एक जैसा है और जो फेजर बना है एक्चुअली वो बना है वीआरएमएस, जबकि पैरेलल सर्किट में वीआरएमएस सबके लिए सेम होगा, जो फेजर बनेगा वो आईआरएमएस बनेगा। तो दैट मींस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आरएमएस करंट जा रहा है, अगर हम उसको बोल दें आई आर, तो आई आर इज द आरएमएस करंट, नॉट द एक्चुअल करंट, आरएमएस करंट। इसमें जो आरएमएस करंट जा रहा है वो है आईसी, और इसमें जो आरएमएस करंट जा रहा है वो है आईएल। ठीक है जी। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज है वो वी आर, वीसी, वीएल पहले जैसा ही। हेंस अगर हम पहले इंडिपेंडेंटली फेजर्स बनाएंगे, तीनों के इंडिपेंडेंटली फेजर बनाए, तो इसका इंडिपेंडेंट फेजर ऐसा बनेगा कि वी आर और आई आर एक के ऊपर एक है, दिस इज आई आर एंड दिस इज वी आर। रेजिस्टेंस के लिए तो ये बनेगा। कैपेसिटर के लिए जब हम बनाएंगे, है ना, तो कैपेसिटर के लिए जब हम सर्किट बनाएंगे, तो कैपेसिटर के लिए अगर ये मैं आईसी दिखा रहा हूं, आईसी, तो फिर कैपेसिटर का वीसी 90 डिग्री नीचे होगा, हम जानते हैं कैपेसिटर में करंट आगे होता है। और इंडक्टर के लिए अगर बनाएंगे, तो ये अगर आईएल है, ये अगर आईएल है, तो वीएल 90 डिग्री ऊपर होगा। बिल्कुल सही बात है। अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो ये कि इन तीनों को अगर हम क्लब करें और वी आर, वीसी और वीएल बराबर हैं आपस में, इस बात का फायदा उठाएं कि वी आर इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू वी एल। क्यों? क्यों? बिकॉज पैरेलल सर्किट है, इसलिए पैरेलल सर्किट है इस वजह से, है ना। और अब मैं फेजर डायग्राम अगर बनाऊं और ये जो आरएमएस वोल्टेज है उसको ऐसे दिखा दूं, ये आरएमएस वोल्टेज हो गया वी आर, वी सी, वी एल, और यही सर्किट का वी आरएमएस भी है, यही सर्किट का वी आरएमएस भी है। और इस वी आरएमएस को ऐसे दिखा दूं, फेजर की तरह ऐसे दिखा दूं, ऐसे दिखा दूं, तो ध्यान से समझना, करंट का जो फेजर है वो तो इसी के ऊपर आ जाएगा, आई आर, है ना। करंट वाला जो फेजर है वो तो इसी के ऊपर आ जाएगा, दिस इज आई आर। कैपेसिटर में जो करंट जा रहा है आईसी, वो 90 डिग्री आगे है, तो आईसी ऊपर आएगा, ये आईसी है, और आईएल नीचे आएगा, ये आईएल है। ठीक है, देखना ध्यान से। तो दिस इज आई आर, दिस इज आई सी एंड दिस इज आई एल। तो आईसी और आईआर में 90 का फेज लैग है, आईआर और आईएल में 90 का फेज लैग है, और आईसी और आईएल में 180 डिग्री का फेज लैग है। यहां भी अगेन तीन केस बनेंगे, आईसी ग्रेटर देन आईएल, आईएल ग्रेटर देन आईसी एंड आईएल आईसी बराबर। आईएल आईसी अगर बराबर होगा तो यहां भी रेजोनेंस की कंडीशंस बनेंगी जैसे सीरीज सर्किट में बनी थी। तो जैसे सीरीज सर्किट का एनालिसिस किया था एग्जैक्टली वैसा ही हमारे पैरेलल सर्किट का भी सिमिलर एनालिसिस है, उसमें कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। दो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं पैरेलल सर्किट से, बस केवल इतना जानना आपको जरूरी है कि पैरेलल सर्किट में करंट को फेजर की तरह देखा जाता है। ठीक है जी, करंट को फेजर की तरह देखा जाता है। चलिए जी, इसके साथ ही अब हमने सब कुछ को कवर कर लिया है। अब आ जाते हैं थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। अच्छा जी, एक और बात मैं बता दूं, अगर मैं एक ग्राफ और बना लूं, ये भी बड़ा कॉमन सा ग्राफ है तो इसको भी अपन डिस्कस कर ही लेते हैं। अगर मैं एक ग्राफ खींचूं बिटवीन एक्स, यहां पर रखूं रिएक्टेंस और यहां पर रखूं ओमेगा की वैल्यूज, है ना। तो कैपेसिटर एक्जी का वैल्यू चूंकि 1/c ओमेगा है, एक्जी का वैल्यू क्या है 1/c ओमेगा है ना। तो एक्जी का ओमेगा के साथ जो वेरिएशन होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक टाइप का होगा। हेंस एक्जी का ओमेगा के साथ अगर मैं ग्राफ खींचता हूं तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ जाएगा ऐसे। ओमेगा जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एक्जी 0 की तरफ टेंड करेगा। अच्छा जी, और एक्सेल की जो वैल्यू है, एक्सेल की जो वैल्यू है वो है एल ओमेगा। एक्सेल की जो वैल्यू है वो है एल ओमेगा, इसको ग्रीन से ही दिखा देते हैं। एक्सेल की जो वैल्यू है वो है एल ओमेगा, एक्सेल की वैल्यू है एल ओमेगा। हेंस एक्सेल वर्सेस ओमेगा का ग्राफ कैसा आएगा, वो लीनियर ग्राफ आएगा। एक्सेल वर्सेस ओमेगा का ग्राफ कैसा होगा, वो लीनियर ग्राफ होगा, ओरिजिन से पास करता हुआ, समथिंग लाइक दिस, है ना। ये है एक्सेल वर्सेस ओमेगा का ग्राफ। तो मैंने ये दो ग्राफ आपको दिखा रहा हूं जिसमें मैं एक्सेल और एक्जी को आपके सामने रख रहा हूं। ठीक, ग्रीन कलर से जो दिखाया है, ये जो दिखाया है ये है एक्जी, और येलो कलर से जो दिखाया गया भाई साहब ये है एक्सेल, ये है एक्सेल, है ना। इस ग्राफ से भी हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज कहाँ मिल रही हैं, ये दोनों वैल्यूज यहां कहीं मिल रही हैं इस जगह पर। तो ये वो स्पॉट है जहां एक्सेल और एक्जी आपस में बराबर हैं। तो ऑब्वियसली ये ओमेगा आर है जिसकी वैल्यू 1/√LC है, जिस वैल्यू पर एक्सेल और एक्जी आपस में बराबर है। अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो एक्जी का वैल्यू एक्सेल से ज्यादा है, दैट मीन्स
बिहेवियर कैसा होगा ग्राफ का, कैपेसिटिव नेचर का होगा। इस तरफ एक्जी इज ग्रेटर देन एक्सेल, एक्जी इज ग्रेटर देन एक्सेल, और इधर देखेंगे तो एक्सेल इज ग्रेटर देन एक्जी। समझ रहे हो? और हमने देख लिया था कि एक्सेल एक्जी से बड़ा है तो बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर एक्सेल एक्जी से बड़ा है तो बिहेवियर इंडक्टिव है, और एक्जी एक्सेल से बड़ा है तो बिहेवियर कैपेसिटिव है। तो कभी कभी वो ये ग्राफ भी पूछ सकता है। तो बस ये और एक बार देख लेना था हमें। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, आ जाते हैं, देखते हैं जरा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो जरा क्वेश्चन को देखो, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो। For the given figure, choose the correct options. The RMS current in the circuit 2 can never be larger than in circuit 1. At resonance, current in figure 2 is less than that in current that in figure 1. At resonance, RMS करंट की बात हो रही है, तो दोनों के RMS करंट की बात हो रही है ना भाई। तो इसमें जो RMS करंट है IRMS, इस सर्किट में जो RMS करंट है, फर्स्ट वाले सर्किट में जो RMS करंट है IRMS, उसकी जो वैल्यू होगी IRMS, क्या IRMS की वैल्यू होगी ERMS डिवाइडेड बाय Z, और Z है 40 क्योंकि केवल रेजिस्टेंस है, और ERMS ही दिया हुआ है 220 वोल्ट, ऐसा दिया होता है तो वो ERMS होता है। तो फर्स्ट सर्किट में IRMS की वैल्यू है 220 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, सेकंड जो सर्किट है, सेकंड सर्किट में ये सारी कहानियां दी हुई हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमको ये समझना होगा कि कहीं ये सर्किट रेजोनेंस पर तो नहीं है ना। और रेजोनेंस के लिए जो ओमेगा है उसकी वैल्यू 1/√LC होती है। ओमेगा आर की वैल्यू क्या होती है 1/√LC। एल कितना है 50 मिली हर्ट्ज, तो 50 इंटू 10⁻³ है ना भाई। और सी कितना है 0.5 माइक्रोफेरेड, दैट मीन्स दिस इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक ठीक, ऐसा। ठीक है जी, तो ये डेसिमल अगर मैं हटा दूं तो ये हो जाएगा 639, तो पहले से ये -10 हो जाएगा, और उसका रूट -5 ऊपर जाके 10⁵, तो ऊपर जाके तो ये 10⁵ बना, दिस इज 10⁵ डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या बचा 50 इंटू 5, तो दैट मीन्स 5√10। ये ओमेगा है, और ओमेगा 2πn के बराबर है। तो एन की वैल्यू 50 हर्ट्ज तो नहीं आ रही है ना, एन की वैल्यू 50 हर्ट्ज तो नहीं आ रही, इनफैक्ट ओमेगा बड़ा है काफी। तो ये जो ओमेगा दिया हुआ है ये जो वैल्यू दी हुई है ये बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, दैट मीन्स ये कौन सा केस है, ये केस है व्हेन ओमेगा इज लेस देन ओमेगा आर। और हम जानते हैं कि उस समय जो आरएमएस करंट बहेगा सर्किट में वो मैक्सिमम आरएमएस करंट से कम होगा। तो फिगर 2 में आरएमएस करंट इन फिगर 2 कैन नेवर बी लार्जर दैट इन फिगर 1, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है, आरएमएस करंट जो फिगर 2 में है वो फिगर 1 के आरएमएस करंट से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा ही रहेगा क्योंकि ये रेजोनेंस की स्टेट में नहीं है। ठीक है ना भाई। ऐसा है। बी कहता है एट रेजोनेंस करंट इन फिगर 2 इज लेस देन दैट इन फिगर 1। अगर अगर फिगर 2 का रेजोनेंस हो जाए तो दोनों का करंट मैच कर जाएगा आरएमएस करंट, तो बी भी गलत कहता है। आरएमएस करंट इन फिगर 1 इज ऑलवेज इक्वल टू दैट इन फिगर 2, गलत है। आरएमएस करंट इन सर्किट 2 कैन बी लार्जर दैट इन सर्किट 1, गलत है। अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर एक और देखो 2023 का, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज 150.0 microfarad connected to an alternating source given by this, maximum value of current in the circuit is approximately, मतलब I नॉट की वैल्यू चाहिए हमें, है ना। और I नॉट की जो वैल्यू है, I नॉट की जो वैल्यू है दैट इज I नॉट इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय Z। सही है, I नॉट की वैल्यू E नॉट डिवाइडेड बाय Z। E नॉट इज 36, तो E नॉट की वैल्यू इज 36, और Z की वैल्यू क्या है, कैपेसिटर है केवल कैपेसिटर है, तो Z की वैल्यू है XG, और XG होता है 1/C ओमेगा। तो इस क्वेश्चन में Z की वैल्यू है XG, और XG होता है 1/C ओमेगा, तो दैट इज इक्वल टू 1/C कितना है 150 माइक्रोफेरेड, तो 150 इंटू 10⁻⁻6 है ना, ये तो हो गया C इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू है 120 पाई, 120 पाई। ठीक, ये आया Z, उस Z को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा उस जगह पर, कहां पर, यहां पर, इस जगह पर, तो ये पूरी चीज ऊपर चली जाएगी, है ना भाई, ये पूरी चीज ऊपर चली जाएगी। तो जब यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 36 इंटू, ये ऊपर गया 150 इंटू 120, 150 इंटू 120 पाई, और 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6, ऐसा कुछ मुझे दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा है। ठीक,
अब 10 की पावर को कंपाइल कर लेते हैं और सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक रफ आंसर, इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर टाइप का निकालते हैं। सॉल्व करने पर अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना पड़ेगा, दूर दूर ऑप्शन है ना भी, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है जी। अच्छा जी, और देखिए फिर 2023 का ही देखो, अभी जो ग्राफ बनाया था वैसा ही। एज पर द गिवन ग्राफ चूज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर कर्व ए एंड कर्व बी वेयर एक्सी इज रिएक्टेंस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट कनेक्टेड विद एसी एंड एक्सेल इज रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टिव सर्किट कनेक्टेड विद एसी। तो ए क्या है और बी क्या है, बस इतना ही बताना है ना भी। तो ए ऑब्वियसली एक्सी है और बी ऑब्वियसली एक्सेल है। ये एक्सेल है और ये एक्सी है, अभी देखा था हमने ग्राफ, है ना, अभी देखा था ग्राफ। तो ए एक्सी और बी एक्सेल, कौन सा आंसर आ गया, सी आंसर आ गया। बहुत आसान, जैसा जैसा हमने पढ़ा देखा एग्जैक्टली वैसे ही चीजें आपसे वो पूछ रहा है, बिल्कुल भी मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा जी, फिर देखिए 23 का। इन एन एलसी ऑसिलेटर इफ द वैल्यूज ऑफ एलसी ऑसिलेटर, ईएमआई चैप्टर में हुआ है कवर, इफ वैल्यूज ऑफ इंडक्टेंस कैपेसिटेंस बिकम्स ट्वाइस एंड 8 टाइम्स देन द रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो जो रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, उसकी वैल्यू वही है 1/√LC। उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 1/√LC। अब वो क्या कह रहा है, इफ द वैल्यूज ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बिकम्स ट्वाइस एंड 8 टाइम्स। तो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस बिकम्स ट्वाइस, तो यहाँ 2 का टर्म आया, एंड कैपेसिटेंस बिकम्स 8 टाइम्स, तो यहाँ 8 का टर्म आया, 8 इंटू 2 16 का टर्म आया, रूट है 4 बाहर आ गया, है ना। हेंस अगर हम ऐसा कर देंगे तो जो नया ओमेगा आएगा वो पुराने ओमेगा का 1/4 होगा। तो बस वही पूछा है उसने, वही पूछा है उसने, जो नया ओमेगा आएगा वो पुराने ओमेगा का 1/4 होगा, यही उसने पूछ लिया है। ठीक है भाई, ऐसा है। चलिए, तो और भी क्वेश्चंस है मेरे पास इसमें, तो कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क में छोड़ूंगा आपके लिए, और बाकी आप पीवाईक्यू उसको करेंगे, और ये जो एक्सरसाइज हमने करी है इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। तो अगेन फिर से एक बार देख लें, एसी बहुत आसान है। अगर आप अच्छे से एक बार देख लेते हैं चीज़ों को, थ्योरी देख लेते हैं, मैंने काफ़ी अच्छे से सब कुछ कवर कर दिया है, दो ये माइंड मैप है पर मैंने लगभग सभी बातें पूर्ण रूप से कवर कर दी हैं, तो आपको इससे खूब फायदा होगा। पीवाईक्यूज करिए और इस टॉपिक के मजे लीजिए। एक क्वेश्चन शर्तिया पक्का है पेपर में, वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, नंबर पाइए। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, माइंड मैप के अगले एपिसोड में। तब तक मेहनत करते रहो इसी तरीके से, कीप वर्किंग हार्ड। तुम्हारा दिन है, कम समय रह गया है, तुम्हारा ही टाइम है ये टाइम जिंदगी में फिर दोबारा लौट के कभी नहीं आएगा। तो जो कर सकते हो वो करो, जितनी मेहनत कर सकते हो वो करो। मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और ऐसे ही मेहनत करते रहो। थैंक यू, बाय 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 बाय।